क्या होगा जब एक साइंटिस्ट गलती से अनंत मल्टीवर्स को खोज लेता है और अलग अलग पैरेलल यूनिवर्सेस में जाने लगता है, जहाँ का हर एक यूनिवर्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। किसी पृथ्वी का सूर्य हमारे सूर्य से साइज में बहुत बड़ा था, तो किसी पृथ्वी का सूर्य छोटा होने से वहाँ हमेशा बर्फ जमी रही। कोई पृथ्वी पानी में डूबी थी, तो कहीं पर इंसान ही विलुप्त हो चुके हैं। यानी कि हर एक वियर्ड से वियर्ड संभावनाएं जो कि हम अपने दिमाग में सोच सकते हैं, वे सब कहीं न कहीं किसी न किसी यूनिवर्स में सच होंगी ही। और इन्हीं थ्रिलिंग एडवेंचर्स और यूनिवर्स के रहस्यों पर बेस्ड है 2024 की हाईएस्ट रेटेड सीरीज डार्क मैटर। सो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें इस सीरीज के आने वाले और भी सीजन्स के लिए। अब चलिए शुरू करते हैं आज की ये जबरदस्त कहानी की शुरुआत एक फिजिक्स के प्रोफेसर जेसन से होती है, जो कि अपनी पत्नी डेनियाला और एक बेटे चार्ली के साथ रहता था। अब आज भी हमेशा की तरह जेसन सुबह अपने बेटे को ड्राइविंग सिखाते हुए उसे स्कूल छोड़ने जा ही रहा था कि उसके पास उसके पुराने दोस्त रायन का फोन आता है और वो उसे खुशखबरी देता है कि कैसे इतने सालों की मेहनत के बाद उसे एक बहुत बड़ा साइंटिफिक अवार्ड मिल रहा है, जिसमें की प्रसिद्धि के साथ साथ उसे काफी सारे पैसे भी मिलेंगे। अब यहाँ जेसन अपने दोस्त की कामयाबी से खुश तो था कि उसे वो अवार्ड मिला, लेकिन उसके दिल में खटक भी है। दरअसल जेसन बहुत पहले एक यूनिक डिवाइस पर रिसर्च किया करता था जो कि मल्टीवर्स थ्योरी को प्रूव कर सके, मगर अपनी फैमिली पर ध्यान देने के चलते उसे अपनी सारी ही रिसर्च बीच में अधूरी छोड़नी पड़ी और अब वो एक कॉलेज में फिजिक्स प्रोफेसर बनकर रह गया। तो आज भी पूरे ही दिन कॉलेज में जेसन यही सोच रहा था कि अगर वो अपनी रिसर्च अधूरी ना छोड़ता तो शायद से यह अवार्ड उसे मिल सकता था। वही ये जॉब तो जेसन को बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि उसका कोई भी स्टूडेंट साइंस में दिलचस्पी दिखाता ही नहीं था। वही अब शाम को जेसन एक सीक्रेट जगह पर जाता है जहाँ की उसने अजीब कारणों से खुद का ही टाइम टेबल नोटिस किया हुआ था और वो एक मिस्टीरियस दवा को खुद में इंजेक्ट कर लेता है। अब ये उसने किया क्यों, ये बहुत बड़ा सरप्राइज है जो कि हमें आगे पता चलेगा। अब शाम को जेसन घर जाकर अपनी पत्नी के साथ डिनर बना ही रहा था कि उसके फोन पर आ रहे रायन के मैसेजेस को डेनियाला देख लेती है और जान पाती है कि आज जेसन का दोस्त रायन एक बार में पार्टी दे रहा है क्योंकि उसे बहुत बड़ा साइंस अवार्ड मिला है। मगर जेसन वहां नहीं जा रहा, तो अब वो उसे जबरदस्ती से वहां भेज ही देती है और अब बार में जाकर जेसन अपने दोस्त रायन से मिलता है और रायन बारटेंडर मैट को एक स्पेशल वाइन जेसन को देने को कहता है, जो कि इस पूरे ही एरिया में एक आखिरी बोतल इसी बार में बची हुई थी। और अब अपने दोस्तों से मिलवाकर रायन जेसन को अपने साथ काम करने को ऑफर करता है, क्योंकि उसे जो पैसे मिल रहे थे वो उसे एक नई लैब बनाने वाला है जिसमें कि वे यूनिवर्स के रहस्यों पर रिसर्च करेंगे। और वो इसके लिए जेसन को काफी सारे पैसे देने को ऑफर भी करता है, मगर प्रॉब्लम ये है कि ये लैब इस शहर से काफी दूर होगी और जेसन को अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ेगा। तो अब जेसन इस बारे में सोचने का कहकर अपने घर जाने लगता है, जहाँ की वो रास्ते में सोच भी रहा था कि क्या लाइफ अब जब उसे फिर से अपना पैशन पूरा करने का मौका दे रही है तो क्या उसे इसे अपनाना चाहिए या अपनी फैमिली पर ही ध्यान देना चाहिए। लेकिन अब जब वो एक अंधेरी गली से गुजर ही रहा था कि एक अनजान मास्क वाला आदमी आकर उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और जेसन खुद को बचाने के लिए अपने सारे ही पैसे देने को तैयार भी था, मगर उस रोबर को तो कुछ और ही चाहिए था, क्योंकि उसे जेसन का नाम पता था और वो उसे नाम से बुलाकर एक कार में जबरदस्ती बैठा लेता है और गन पॉइंट पर कार चलाने को कहता है। तो वहीं सबसे अजीब बात कि वो जेसन से उसका सब कुछ पूछ रहा था, तो वहीं उसने उसका फोन भी खुद से ही अनलॉक कर लिया, जिसे कि देख जेसन भी हैरान था कि उसके फोन का पासवर्ड जो कि इतना ज्यादा मुश्किल है वो ये अनजान आदमी कैसे गैस कर सकता है। जहाँ वो ड्राइविंग करते हुए जेसन से कुछ पर्सनल सवाल भी पूछने लगता है कि आज वो कहाँ गया था और उसकी लाइफ में क्या क्या हुआ। और फिर वो उसे एक पुरानी बिल्डिंग मिला जहाँ की कोई नहीं था। वो जेसन के सारे ही कपड़े खुद ले लेता है और उसे नीचे जाने को कहता है। हालांकि यहाँ बीच में जेसन ने खुद को बचाने के लिए उस पर अटैक भी किया था, मगर वो आदमी उसके सिर पर वार कर उसे एक मिस्टीरियस इंजेक्शन दे देता है, जहाँ से अब वो जेसन को एक अलग तरह के कपड़े पहनाने लगता है। और साथ ही वो बोलता भी जा रहा था कि लाइफ वैसी नहीं जैसा कि जेसन अब तक समझता आया है और वो उसे फिर से मौका दे रहा है लाइफ में वे रास्ते चुनने का जो कि वो पहले चुन नहीं पाया था। वो जेसन को उसका सब कुछ दे रहा है जिसकी वजह से उसे अंदर से बुरा लगता था। उसकी रिसर्च, उसका पैशन, उसे वो सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ बीच में जेसन पूछता भी है कि वो है कौन और उसके साथ ये सब क्यों कर रहा है, मगर रोबर कहता है कि अगर वो जेसन को सीधा बताएगा तो वो उस पर कभी भरोसा करेगा ही नहीं। तो वो कहता है कि आगे जेसन के साथ जो कुछ भी हो उसे हमेशा साइंटिफिक तरीके से ही सोचना होगा। और अब तक उस इंजेक्शन से जेसन बेहोश हो चुका था, मगर अब जब उसे फिर से होश आता है तो वो खुद को एक स्ट्रेचर पर देखता है जहाँ की उसे बहुत सारे लोग मास्क पहनकर चेक कर रहे थे।
और जब तक उसे पूरी तरह से होश आ पाता, अब वो खुद को एक कमरे में देखता है। वही वो वहाँ से निकल भी नहीं सकता क्योंकि ये पूरी तरह से लॉक्ड था। और अब कुछ देर बाद वहाँ एक औरत अमेंडा आती है जिसे कि जेसन तो जानता तक नहीं था, मगर वो अंदर आते ही उसे गले से लगा लेती है, मानो वे पिछले काफी समय से रिलेशनशिप में हो। जहाँ की जेसन हैरान था कि ये सब उसके साथ हो क्या रहा है कि अमेंडा अब उसे बताती है कि उन्होंने पूरी ही टेस्टिंग कर ली है और उसकी बॉडी में कोई भी रेडिएशन नहीं मिली और वो क्वारंटाइन से बाहर है। और वो उसे बाहर लाकर अपने बॉस वेंस से मिलवाती है, जहाँ की जेसन वेंस को पहले से जानता था क्योंकि वो कभी उसके साथ कॉलेज में था और वे अच्छे दोस्त भी थे। तो वही वेंस अब अजीब कारणों से जेसन को देख काफी ही खुश होता है और कहता भी है कि उस दिन वाले एक्सपेरिमेंट के बाद आज वो पूरे 1.5 साल बाद वापस लौटा है। तो वो अब तक कहाँ गायब था और यूनिवर्स की दूसरी ओर उसे क्या मिला। यही नहीं, बाहर बहुत सारे वैज्ञानिक उनकी बातों को गौर से सुन रहे थे, मगर जेसन पूछने लगता है कि ये सब उसके साथ हो क्या रहा है और वो तो कभी मिसिंग हुआ ही नहीं। वो तो कुछ घंटे पहले बाहर से गुजर रहा था, तब एक अनजान आदमी ने उस पर अटैक किया। वहीं एक ऐसी लैब है जहाँ की हर कोई उसे कुछ और ही समझ रहा है। वो इस अमेंडा को नहीं जानता और वे किस एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं उसे तो कुछ भी याद नहीं। तो यहाँ से वेंस कहता है कि कोई बात नहीं, शायद से क्वांटम जंप के दौरान उसे कुछ भी याद नहीं रहा होगा। तो वे उसे कुछ दिन आराम करने का कहकर अब उसे उसके रूम में ले जाने लगते हैं। मगर जेसन को तो अपने घर जाना था, तो अब वो उन्हें धक्का देकर लैब से भागकर निकलने लगता है, जहाँ काफी सारे गार्ड्स उसके पीछे भी थे। मगर अब मेन रोड पर आकर जेसन को एक टैक्सी मिल ही जाती है और वो वहाँ से अपने घर का एड्रेस दे अब वहाँ पहुँच ही जाता है, जहाँ की उसे लगा था कि अब सब कुछ ठीक हो गया। मगर जब वो अंदर जाता है तो उसका घर ही अंदर से पूरा बदला हुआ था। मगर ये कैसे हो सकता है। और यहाँ से कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, क्योंकि अब जेसन अपने यूनिवर्स में नहीं था और वो एक पैरेलल यूनिवर्स में आ चुका है, जहाँ की उसकी लाइफ बहुत अलग है, जहाँ से हमें जेसन का असली यूनिवर्स दिखाया जाता है, जहाँ की अब एक और जेसन उसके घर आता है और उसकी पत्नी डेनियला को गले लगा लेता है, मानो वो कई सालों बाद उससे मिल रहा हो। यानी कि ये जेसन असली नहीं, बल्कि किसी ने मास्क पहनकर पहले यहाँ के जेसन को किडनैप किया और उसे अपनी जगह अपने यूनिवर्स में भेज दिया और फिर खुद उसकी जगह लेकर यहाँ उसकी पत्नी के पास आ गया। सो अब से हम रियल जेसन को जेसन 1 और उसके यूनिवर्स को यूनिवर्स 1 कहेंगे। और जिस जेसन ने उसे किडनैप कर अपने यूनिवर्स में भेज दिया था, उस दूसरे जेसन को जेसन 2 और उसके यूनिवर्स को यूनिवर्स 2 कहा जाएगा। अब फर्स्ट जेसन हैरान था कि उसका घर अचानक से ही इतना कैसे बदल गया। वहीं से भी अजीब बात की अब लाइट्स को ऑन करने पर उसे यहाँ अपनी पत्नी और बेटा कहीं नहीं मिलते, बल्कि यहाँ तो वही लैब वाली अमेंडा थी, जो कि बोलती भी है कि वो आज लैब से भाग क्यों आया। मगर जेसन को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब हो क्या रहा है और वो घर में घूम घूम कर अपनी पत्नी और बेटे को ढूंढने लगता है। मगर अब तो घर ही अलग था और पीछे से अमेंडा भी कहती है कि उसकी तो शादी हुई ही नहीं और वे दोनों एक साथ लिव इन में रहते हैं। यहाँ जेसन और भी अजीब चीजें देख रहा था कि कैसे उसके नाम पर यहाँ बहुत बड़े बड़े साइंटिफिक अवार्ड रखे हुए हैं, उसके नाम पर बड़ी बड़ी खोजें हैं जो कि उसने कभी की ही नहीं। तो घबराया हुआ जेसन अपनी पत्नी डेनियला को फोन करने लगता है, मगर अब तो उसका नंबर ही इनवैलिड आ रहा था और यहाँ से तो अब उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि सिर्फ कुछ ही घंटों में उसकी लाइफ इतनी कैसे बदल गई। वहीं उसे इतना अजीब बिहेव करते देख अमेंडा लैब से कुछ लोगों को बुला लेती है और उन लोगों को देख अब जेसन डरकर घर से भाग ही जाता है। तो वहीं जेसन के रियल यूनिवर्स में अब उसकी पत्नी डेनियला जेसन 2 के साथ थी, जो कि उसके पति की जगह लेकर यहाँ आया है। और डेनियला को उसके हाथ पर एक घाव का निशान भी मिलता है, जो कि रियल जेसन के हाथ पर नहीं था, मगर जेसन 2 से बहाना बनाकर टाल ही देता है और उसके साथ सो जाता है। तो दूसरी ओर यूनिवर्स 2 में जेसन भागता हुआ उसी बार में आता है, जहाँ की कुछ घंटों पहले वो अपने दोस्त की पार्टी में गया था। मगर अब वो बारटेंडर मैट जेसन को नहीं पहचानता और कहता है कि उनके यहाँ तो आज कोई पार्टी थी ही नहीं। यहाँ जेसन उसे याद भी दिलाता है कि उसके दोस्त ने उसे सीरिया की इकलौती बची हुई वाइन की बोतल दिलवाई थी, मगर मैट बताता है कि वो बोतल तो अभी भी उसके पास ही है और वो उसे वहाँ से जाने को कहता है। अब चूंकि जेसन को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये सब उसके साथ हो क्या रहा है, तो वो सीधा हॉस्पिटल पहुंचकर खुद के ब्रेन का चेकअप करवाने लगता है, ताकि ये पता चल पाए कि उसके मेमोरीज के साथ क्या हुआ। जहाँ उसे अपनी पत्नी याद आ रही थी, जहाँ से उस मास्क वाले आदमी ने उसकी वेडिंग रिंग निकाल ली थी। वहीं उसके रियल यूनिवर्स में जेसन 2 सुबह उठकर घर को समझने लगता है कि यहाँ पर क्या क्या है, ताकि किसी को उस पर शक ना हो कि वो उनका रियल जेसन नहीं है।
दूसरी ओर यूनिवर्स 2 में जेसन के हॉस्पिटल में उठने पर डॉक्टर अब उसे उसके टेस्ट के रिजल्ट्स दे बताने लगती है कि उसके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम नहीं। हालांकि उन्हें उसके ब्लड से एक अजीब सा केमिकल मिला था जो कि जेसन को याद आता है कि उस मास्क वाले आदमी ने उसे इंजेक्शन दिया था, मगर उसके ब्रेन पर कोई असर नहीं हुआ और उसका ब्रेन तो बिल्कुल नॉर्मल है। तो अब जेसन कहता है कि फिर उसका घर इतना कैसे बदल गया, उसकी पत्नी डेनियला, उसका बेटा चार्ली, वे सब कहाँ गायब हो गए। और डॉक्टर ऑनलाइन जेसन की डिटेल्स दिखाने लगती है कि वो तो इस समय दुनिया का सबसे मशहूर वैज्ञानिक है जिसके नाम अनेकों खोजे हैं, तो वहीं वो पिछले 1.5 साल से कहीं मिसिंग था। तो वो था कहाँ। यहाँ वो आगे बताना जारी रखती है कि जो नाम उसने अपनी पत्नी और बेटे के बताए थे, अब उस नाम का कोई भी रिकॉर्ड उनके शहर ही क्या उनके देश तक में नहीं मिल रहा। और जिस स्कूल में उसका बेटा पढ़ा करता था उस स्कूल में उस नाम का स्टूडेंट कभी रहा ही नहीं। तो जेसन अब खुद से ही ऑनलाइन डिटेल्स देखने लगता है और सोशल मीडिया पर वो ये देख हैरान रह गया था कि उसकी पत्नी तो अभी अनमैरिड ही है और इसलिए ही उसके सरनेम अलग होने से उसकी कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहे थे। वही वो यहाँ की एक मशहूर पेंटर है, जबकि जेसन को तो याद था कि डेनियला ने अपनी फैमिली के लिए पेंटिंग करना छोड़ दिया था, जैसा कि जेसन ने अपनी रिसर्च छोड़ दी थी ताकि वे अपनी फैमिली पर ध्यान दे सके। तो अब सोशल मीडिया से उसका नया एड्रेस निकाल जेसन उसी के पास जाने का फैसला करता है ताकि उसे कुछ तो समझ आए कि उसके साथ ये सब हो क्या रहा है। तो दूसरी ओर लैब में वेंस, अमेंडा और सिक्योरिटी ऑफिसर आप तीनों बातें कर रहे थे कि जेसन उनसे भाग क्यों रहा है और कहीं उनके एक्सपेरिमेंट के बारे में बाहर किसी को पता ना लग जाए, क्योंकि उनके एक्सपेरिमेंट से अब तक 3 लोग गायब हो चुके हैं। सो उन्हें कुछ भी करके जेसन को ढूंढना ही होगा। जहाँ की जेसन तो हॉस्पिटल से निकल डेनियला के एड्रेस पर निकल चुका था, तो दूसरी ओर जेसन 2 जो कि उसके रियल यूनिवर्स में था, अब वो जेसन 1 की लाइफ समझने की कोशिश कर रहा था। वो कहाँ काम करता, उसकी लाइफ रूटीन क्या होती, जबकि जेसन 1 यूनिवर्स 2 में डेनियला को ढूंढते हुए उसके घर पर चला ही जाता है और देखता है कि यहाँ तो वो काफी ही मशहूर है क्योंकि डेनियला ने उसी की थीम पर नई आर्ट बनाई हुई थी और यहाँ से उसे फाइनली डेनियला दिखाई देती ही है, मगर वो बिल्कुल बदली हुई थी क्योंकि अब उसके लंबे बाल थे। मगर अब जेसन सब कुछ छोड़ उसे गले से लगा लेता है और कहता है कि वो कब से उसे ही ढूंढ रहा था, जहाँ से वो उससे अपने बेटे चार्ली के बारे में भी पूछता है कि वो है कहाँ। मगर हैरानी वाली बात कि अब डेनियला भी कहती है कि वो तो किसी चार्ली को जानती ही नहीं। वही वो सबको जेसन को ये कहकर मिलवाती है कि वो उसका एक अच्छा दोस्त है, जहाँ की उनका दोस्त रायन भी आता है जो कि बिल्कुल बदल चुका था और वो पूछने लगता है कि जेसन पिछले 1.5 साल से कहाँ मिसिंग था। जहाँ रायन आगे कहता है कि उसने उसके कहे अनुसार उसकी लैब वेलोसिटी के लिए बहुत सारी दवाइयाँ बनाई थी, मगर वो अचानक से कहीं मिसिंग हो गया। अब उसी लैब वेलोसिटी का नाम सुन जिससे कि जेसन भागा हुआ था, अब वो उसे कुछ भी पूछ पाता। इसके पहले ही डेनियला स्पीच शुरू करती है कि कैसे उसकी नई आर्ट जेसन पर बेस्ड है, जो कि उसे हमेशा कहा करता था कि क्या हो अगर वे जीवन के अलग अलग रास्तों को चुनते, उनकी लाइफ कितनी अलग होती, जहाँ जीवन का हर एक फैसला आपको एक अलग दिशा में ले जाता है, जिस पर उसने ये आर्ट बनाई। वही यूनिवर्स 1 में जेसन डेनियला और चार्ली के साथ रह रहा था, मगर उसके बदले हुए बिहेवियर को देख डेनियला पूछती भी है कि उसे अचानक से क्या हो गया, क्योंकि वो काफी ही बदला हुआ लग रहा है। हालांकि अभी उन्हें ये नहीं पता था कि ये तो उनका रियल जेसन है ही नहीं। तो दूसरी ओर यूनिवर्स 1 में रियल जेसन डेनियला और रायन के साथ बैठा था और उसे अब तक कुछ कुछ समझ आने लगता है कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। यहाँ वो रायन से कहता भी है कि एक वैज्ञानिक होने के नाते वो रायन को एक कहानी बताएगा और उसे उसका रीजन बताना है, जहाँ वो उसे बताने लगता है कि उसने अपने पसंद की लड़की से शादी की, उनका एक बेटा भी हुआ और एक शाम जब वो अपने दोस्त की पार्टी से घर आ ही रहा था तो उस पर कोई हमला कर देता है, जिसके बाद जब उसकी आंखें खुली तो उसने सब कुछ बदला हुआ पाया। उसकी पूरी दुनिया ही बदल चुकी थी। तो वहीं ब्रेन चेकअप में भी कुछ गलत नहीं निकला और उसे सब कुछ याद है, मगर उसके आसपास की दुनिया इतनी कैसे बदल गई। अब यहाँ पर रायन और डेनियला कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, मगर डेनियला को याद आता है कि एक बार जेसन ने उसे बताया था कि हजारों लाखों पैरेलल यूनिवर्सेस एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें से हर एक में घटनाएं अलग अलग होती है। और यहाँ से जेसन अब उन्हें बताता है कि बिल्कुल ऐसा ही है। दरअसल वो इस यूनिवर्स का उनका जेसन है ही नहीं, बल्कि वो तो दूसरे यूनिवर्स से है, जहाँ की उसकी डेनियला से शादी हुई, उनका बेटा चार्ली हुआ और फिर उसे उन दोनों के लिए अपनी रिसर्च छोड़नी पड़ी और उस रात रायन को ही अवार्ड मिला। मगर यहाँ के जेसन की लाइफ अलग थी, यहाँ उसका डेनियला से रिश्ता तो था, मगर जब डेनियला प्रेग्नेंट हुई तब यहाँ के जेसन ने अपने पैशन और करियर के खातिर उसे अलग होना चुना और यहाँ उसने डेनियला से शादी की ही नहीं, इसलिए ही यहाँ उसके नाम पर इतनी सारी खोजें थी। हालांकि अभी के लिए रायन और डेनियला कोई भी उसकी बातों का भरोसा नहीं करता और वे कहते हैं कि वो पिछले 1.5 साल से कहीं मिसिंग था, तो उसे कोई वहम
हुआ है और वो भला मल्टीवर्स में ट्रेवल कैसे ही करेगा, जिसका कि जवाब अभी के लिए जेसन के पास भी नहीं था। तो वो डेनियला से कहकर अब उसी के घर रुकने का फैसला करता है, क्योंकि बाहर वेंस और उसकी लैब के लोग उसे ढूंढ रहे थे। तो वहीं डेनियला जानना चाहती थी कि क्या सच में ये जेसन इस यूनिवर्स का नहीं। तो वे दोनों ही अब अमेंडा के लैब में जाने के बाद उसके इस यूनिवर्स के घर में घुसते हैं, जहाँ जेसन बताना शुरू करता है कि उसके यूनिवर्स में यहाँ उन दोनों की उनके बेटे के साथ फोटो थी और वे दोनों पिछले 15 सालों से अच्छे से साथ में रहे और उनका बेटा चार्ली भी दोनों से बहुत प्यार करता था, यानी कि वे खुशहाल फैमिली थी। जहाँ की अमेंडा भी बताती है कि इस यूनिवर्स में जब वो प्रेग्नेंट हुई तब यहाँ के जेसन ने उसे छोड़ दिया, जहाँ की उसे भी अपने बच्चे को गिरवाना ही पड़ा, जिससे कि चार्ली यहाँ कभी पैदा हुआ ही नहीं। और यहाँ दोनों ही समझ जाते हैं कि यही वो एक घटना थी जहाँ से दोनों ही यूनिवर्सिस की घटनाएं बदल गई, क्योंकि उसके पहले का सब कुछ दोनों यूनिवर्सिस में सेम ही था। सो जेसन 1 अब यहाँ के जेसन के घर से उसकी रिसर्च की फाइल उठा ले जाता है और उन्हें डेनियल के घर जाकर पढ़ने लगता है और देखता है कि वो अपने यूनिवर्स में जिस मल्टीवर्स थ्योरी की खोज वाले प्रोजेक्ट पर रिसर्च कर रहा था और वो उसने अपनी फैमिली के लिए छोड़ दी थी। तो इस यूनिवर्स में फैमिली के ना होने से यहाँ के जेसन ने उस रिसर्च को पूरा किया। यहाँ ना सिर्फ उसने मल्टीवर्स थ्योरी को प्रूव किया, बल्कि उसने एक ऐसा बॉक्स भी बना लिया था जिससे कि वे खुद मल्टीवर्स में ट्रेवल कर सकते थे। जेसन 1 यहाँ की डेनियला को समझाता भी है कि उसी बॉक्स की मदद से यहाँ का जेसन उसके यूनिवर्स में आया, क्योंकि उसे इस बात का मलाल होगा कि वो डेनियला से पहले अलग हो गया और उसने उसे यहाँ भेज खुद उसकी जगह लेकर उसकी फैमिली के साथ उसके यूनिवर्स में रहने लगा। मगर अब चौंकाने वाली बात कि अगर उसे इस जेसन की जगह लेनी ही थी तो उसने उसे जान से क्यों नहीं मारा, क्योंकि उसकी जगह लेने पर उस पर कोई शक भी नहीं करता कि यहाँ का जेसन गया कहाँ, बल्कि उसने जानबूझकर उसे अपने यूनिवर्स में क्यों भेजा। और ये सवाल जेसन और डेनियला दोनों के ही दिमाग में चल रहा था। वही डेनियला इस जेसन से पूछती भी है कि उनकी शादी के बाद की लाइफ कैसी रही, और जेसन उसे बताने लगता है कि उनके यूनिवर्स में उसने काम से ज्यादा फैमिली को तरजीह दी, जिससे कि उसे पैसे तो कम मिलते थे और ना ही वो इस यूनिवर्स की जितना फेमस ही था। मगर वहाँ उसके पास डेनियला और उसका बेटा चार्ली था, तो वो बहुत ज्यादा खुश था। जिसके बाद यहाँ से डेनियला उसके करीब आने लगती है कि तभी अचानक से उनके घर पर अब तक उसी लैब की सिक्योरिटी ऑफिसर लैब के हेड वेंस के कहने पर आ चुकी थी और वो कहती है कि जेसन को अभी उसके साथ लैब में चलना होगा, क्योंकि अगर बाहर किसी को भी उनके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पता चला तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और ये कहकर अब वो डेनियला को ही गोली से जान से मार देती है और जेसन को पकड़कर वापस से लैब में ले आती है, जिससे कि जेसन काफी ही गुस्से में था कि सिर्फ उसे पकड़ने के लिए उन्होंने डेनियला को मार डाला। वही वेंस इसके लिए माफी भी मांगता है कि ये उनकी मजबूरी थी, क्योंकि अगर वो पुलिस को फोन कर देती तो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती थी। वैसे ही पिछले 1 साल में 3 लोगों के गायब होने से पुलिस इन्वेस्टिगेशन चालू हुई है और वो ऑलरेडी बहुत सारे पैसे इस प्रोजेक्ट पर लगा चुका है, जिस बॉक्स से वे मल्टीवर्स में ट्रेवल कर पाएंगे। यहाँ वेंस को भी नहीं पता था कि ये जेसन उसके यूनिवर्स का है ही नहीं, और ना ही अभी ये जेसन उसे सच्चाई बताता है। वरना अगर उसे ये पता चला कि इस जेसन को इस बॉक्स के बारे में कुछ नहीं पता और ना ही उसे ये पता है कि इसे इस्तेमाल करना कैसे है, तो कहीं वे उसे जान से मार न डाले। दरअसल वेंस के पेरेंट्स के मरने के बाद उसके दादा ने ही उसे पाला था और वो खानदानी अमीर था। तो जब इस यूनिवर्स के जेसन ने उसे ये कहा कि वो मल्टीवर्स में ट्रेवल करने वाली मशीन बना सकता है, तो वेंस ने अपने सारे ही खानदानी पैसे इसी प्रोजेक्ट पर लगा दिए। मगर एक दिन जेसन बिना किसी को बताए मशीन का इस्तेमाल कर यहाँ से चला गया, और चूंकि किसी और को नहीं पता था कि इस मशीन से वे मल्टीवर्स में कैसे जा सकते हैं, तो तभी से सभी उसी का इंतजार करने लगे। और अब सीधा 1.5 साल बाद उन्हें ये जेसन मिला, और इसलिए ही कहानी के शुरू से वे उसके पीछे पड़े थे ताकि वे उससे ये पूछ सके कि उस मशीन का वे इस्तेमाल कैसे करें। वहीं सब कुछ जानने के बाद जेसन नाटक करता है कि ये तो वही जेसन है और वो बस मल्टीवर्स में ट्रेवल करने से सब कुछ भूल गया है। तो वो वेंस से कहता है कि वो उसे इस मशीन की सारी ही डिटेल्स दिखा दे, जिससे कि उसे सब कुछ याद आ सके। और वेंस भी अब इसके लिए मान ही जाता है और वो अब जेसन को उसी लैब में ले जाकर अब वही मशीन दिखाने लगता है, जिसके के अंदर जाकर यहाँ का जेसन दूसरे यूनिवर्स में जा पाया था, जहाँ जेसन 1 नोटिस भी करता है कि इस बॉक्स को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि बाहर का कोई भी सिग्नल अंदर ना जा सके। तो वहीं दरवाजा खोलने पर अंदर जेसन को कुछ नहीं मिलता और वो पूछने लगता है यहाँ से कोई मल्टीवर्स में कैसे जा सकता है, जहाँ वेंस उसे बताता है कि यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसे कि वे अभी तक भी सुलझा नहीं पाए हैं। जहाँ दरवाजा बंद करने के बाद कोई मल्टीवर्स के दूसरे यूनिवर्स में कैसे जा सकता है भला। अब यहाँ से जेसन ऑब्जर्वर्स इफेक्ट के बारे में याद करता है, कैसे ये एक थ्योरी है कि अगर हम किसी चीज को ऑब्जर्व ही ना करें तो वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करती है और सुपर पोजिशन में चली जाती है। मगर कोई भी इंसान जो कि इस बॉक्स के अंदर
किधर आएगा, उसका ब्रेन तो सब कुछ ऑब्जर्व करेगा ही। तो इस यूनिवर्स के जेसन ने इस पहेली को सोल्व कैसे किया होगा। यहाँ से वेंस उसे उस दिन की सीसीटीवी फुटेजेस भी दिखाने लगता है, जिसमें कि यहाँ का जेसन एक बैग के साथ बॉक्स के अंदर गया था, और जब बाकी के लोग अंदर उसे देखने गए तो वहाँ उन्हें कोई नहीं मिला। यानी कि ये तो कंफर्म ही था कि इस बॉक्स के अंदर से वो पैरेलल यूनिवर्स में चला गया। मगर अंदर जाकर उसने ऐसा क्या किया जिससे कि ये मल्टीवर्सल ट्रेवल हो सके, ये अब तक किसी को भी नहीं पता है। वही वेंस उस दिन की फुटेजेस भी दिखाता है जिस दिन ये जेसन यहाँ आया था, और वो काफी ही नशे में था क्योंकि उसे वो इंजेक्शन लगाया गया था, और फिर वो गेट खोलकर यहाँ निकल आया। तो अब जेसन झूठ बोलता है कि वो ये याद करने की कोशिश करेगा कि वो ट्रेवल कैसे कर पाया था। असल में तो वो चुपके से ये जानना चाहता था कि ये बॉक्स काम कैसे करता है, ताकि वो सबसे छुपकर अकेला ही फिर से अपने यूनिवर्स में जा सके और अपने परिवार से फिर से मिल सके। तो वो अब अपने कमरे में जाकर उस बॉक्स की सारी ही डिटेल्स देखने लगता है। यहाँ की कुछ देर बाद अमेंडा आकर उसे बताती भी है कि दरअसल वो उसे बहुत प्यार करती थी और सिर्फ उसी के लिए उसने इस लैब में काम करना शुरू किया। तो वहीं जेसन परेशान था क्योंकि बेशक से इस बॉक्स को उसी के अल्टरनेट वर्जन ने बनाया हो, मगर इतने ज्यादा दिनों तक रिसर्च से दूर रहने के बाद अब तो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और ऐसे ही कुछ दिनों तक जेसन इसी रिसर्च में लगा रहता है ताकि उसे कुछ तो क्लू मिल ही जाए कि ये बॉक्स मल्टीवर्स में कैसे ले जाता है। और अब जब एक दिन वेंस फिर से उससे पूछता है कि क्या उसे कुछ याद आया, तो जेसन कहता है कि उसे तो कुछ भी याद नहीं। मगर इस बार वेंस कुछ अलग लग रहा था और वो कहता है कि आज ही उन्हें पता चला कि जेसन उनसे बहुत कुछ छिपा रहा है, और वे उसके सामने इस यूनिवर्स के रायन को ले आते हैं, जैसे कि डेनिला के साथ जेसन ने पहले ही बता दिया था कि वो इस यूनिवर्स से है ही नहीं। और अब उसी से विंस भी जान गया कि ये जेसन दूसरे यूनिवर्स से है, और इस यूनिवर्स का जेसन जिसने कि असल में ये मशीन बनाई थी वो तो दूसरे यूनिवर्स में जा चुका है। तो अब वे झूठ बोलने के लिए जेसन को काफी ही मारते हैं और उसे आखिरी 2 दिन का वक्त देते हैं कि बेशक से वो यहाँ का जेसन ना हो, मगर वे है तो एक ही इंसान के 2 अलग अलग पहलू। तो इस जेसन को जल्दी से रिसर्च करिए पता करना होगा कि ये बॉक्स काम कैसे करता है, वरना वे 2 दिन बाद उसे जान से मार देंगे। और ये वार्निंग दे अब वेंस उसे रायन के पास छोड़ देता है, जिसे भी मारकर वे यहाँ उठा लाए थे, जहाँ अब रायन उससे माफी भी मांगता है। इन लोगों ने उसे मारकर उससे सब कुछ पूछ लिया और उसी ने उन्हें बताया भी था कि जेसन डेनिला के घर छुपा हुआ है, इसलिए ही वे उस दिन उसके घर में ढूंढते हुए आए थे। अब जेसन इसके लिए रायन को शांत करता है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं। वही वो कहता है कि चूंकि रायन मेडिकल के एरिया में रिसर्च करता रहा है, तो क्या उसके यहाँ के वर्जन ने उससे यहाँ कोई दवाई बनवाई थी। और ये सुन रायन उसे बताना शुरू करता है कि यही तो वो उस दिन भी बता रहा था जहाँ इस यूनिवर्स के जेसन ने उससे अकेले में एक ऐसी दवा बनवाई जो कि कुछ मिनट्स के लिए ब्रेन को बिल्कुल बंद कर देती थी। हालांकि तब उसे पता नहीं था कि यहाँ का जेसन उससे ये दवा बनवा क्यों रहा है। और अब ये सुनते ही जेसन को स्ट्राइक होता है और वो फाइनली समझ ही गया था कि उस बॉक्स के अंदर से यहाँ का जेसन मल्टीवर्स में ट्रेवल कैसे कर पाया। दरअसल बॉक्स के अंदर जाने के बाद आपको ऑब्जर्वर्स इफेक्ट को खत्म करना पड़ता है ताकि वहाँ मौजूद इंसान सुपर पोजिशन में जा सके, और इसलिए ही उसने रायन से वो दवा बनवाई जिससे कि इंसानी ब्रेन कुछ मिनट्स के लिए बंद पड़ जाता है, और फिर बॉक्स में जाने पर वे मल्टीवर्स के किसी भी यूनिवर्स में जा सकते हैं। इसीलिए ही कहानी के शुरू में उसे वो इंजेक्शन लगाया गया था, जिसे कि तब से जेसन 1 बेहोशी का इंजेक्शन समझ रहा था, मगर वो तो ब्रेन को ब्लॉक करने वाला इंजेक्शन था। जहाँ ये थ्योरी इससे भी प्रूव होती है कि जब यहाँ का जेसन उस वीडियो में बॉक्स में गया था तब उसके हाथ में एक सूटकेस था और उसी में वे इंजेक्शन और दवा होंगी, जिसके बारे में सुनकर रायन उसे बताता है कि ऐसी तो बहुत से इंजेक्शन यहाँ के जेसन ने उससे बनवाए हुए थे, और अभी भी उसके कई सारे बॉक्सेस उसी लैब में रखे हुए हैं जिन पर आज तक भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। यानी कि अगर जेसन उस लैब में पहुंच उन इंजेक्शंस के साथ बॉक्स में चला जाए तो वो फिर से अपने यूनिवर्स में जा सकेगा, मगर वो यहाँ से निकलेगा कैसे अभी तो उसे ये भी नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे गार्ड्स हर पल उस पर नजर रखे हुए हैं। अब कुछ देर बाद जब जेसन अकेला ही सोच रहा था कि वो यहाँ से निकले कैसे, कि उसके पास अमेंडा आती है और कहती है कि वो उसे यहाँ से निकाल देगी क्योंकि वो यहाँ के जेसन से प्यार करती थी, और चूंकि ये जेसन उसका है ही नहीं तो वो उसके साथ उसके दूसरे यूनिवर्स में जाकर अपने यहाँ के जेसन को फिर से पाना चाहती है। और उसने जेसन को यहाँ से निकालने के लिए सारे ही कैमरास और सिक्योरिटी लॉक्स खोल दिए हैं। तो अब दोनों ही मिलकर भागते हुए लैब में जाने लगते हैं, जहाँ जेसन उसे भी सब कुछ बता ही देता है कि कैसे वे उन इंजेक्शन से उस बॉक्स में जा दूसरे यूनिवर्सिटीज में जा सकेंगे। तो वहीं अब तक बाकी गार्ड्स जान चुके थे अमेंडा जेसन को यहाँ से निकाल रही है, तो वे उनका पीछा करने लगते हैं, मगर अमेंडा जल्दी से वही इंजेक्शन वाला सूटकेस उठा अब आखिरी वक्त पर जेसन के साथ बॉक्स में घुस ही जाती है, जहाँ दोनों जल्दी से एक एक इंजेक्शन खुद को लगा लेते हैं, जिसके बाद वे बेहोश हो गए थे। और जब कुछ देर बाद उनकी आंखें खुलती है तो जो वे अपने सामने देख पा रहे थे वो तो किसी सपने से कम न था, जहाँ उनके सामने अनंत मल्टीवर्स के दरवाजे आ गए थे। यानी कि हर एक दरवाजा एक नई
यूनिवर्स का दरवाजा है और वे जिस भी दरवाजे को खोलेंगे उस यूनिवर्स में यहाँ से जा सकेंगे। मगर अब दोनों में से किसी को भी नहीं पता था कि इनमें से जेसन का रियल यूनिवर्स का दरवाजा कौन सा है। यहाँ एमेंडा पूछती भी है कि वे पिछले काफी समय से चलते जा रहे हैं मगर ये दरवाजे खत्म क्यों नहीं हो रहे और ये मल्टीवर्स है कितना बड़ा। जिस पर कि जेसन उसे बताना शुरू करता है कि दरअसल जितने भी अलग अलग संभावनाएं वे दिमाग में सोच सकते हैं वे सब की सब संभावनाएं किसी न किसी यूनिवर्स में सच होंगी ही। बर्बाद हो चुके यूनिवर्सेस, ऐसे यूनिवर्सेस जहाँ कभी इंसान पैदा ही नहीं हुए, ऐसे यूनिवर्सेस जहाँ पृथ्वी पर डबल ग्रेविटी है। हर एक संभावना मल्टीवर्स में संभव है। इसके अलावा भी हर बार जब भी किसी इंसान के सामने कोई चॉइस आती है तब वहाँ से एक नया यूनिवर्स बन जाता है और चूंकि हर इंसान के सामने लाइफ में हजारों चॉइसेस आती ही हैं तो उतने ही नए यूनिवर्सेस हर पल बनते रहते हैं। यानी कि वे अगर पूरी लाइफ भी चलते रहे तब भी 0.0001% यूनिवर्सेस के दरवाजों को पार नहीं कर पाएंगे। तो उन्हें कोई तो दरवाजा खोलिए देखना ही होगा कि वे कौन से यूनिवर्स में निकल रहे हैं। और ये कहकर अब जेसन एक रैंडम दरवाजा खोल बाहर निकल ही जाता है जहाँ वे एक पुरानी बिल्डिंग में निकले थे और बाहर से उन्हें अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। तो अब वे धीरे धीरे बाहर निकल देख पाते हैं कि ये यूनिवर्स तो बिल्कुल ही तबाह हो चुका है। पुरानी बिल्डिंग्स, धूप की एक रोशनी तक नहीं, वही दूर दूर तक कोई इंसान जिंदा नहीं। दरअसल वे एक ऐसे यूनिवर्स में आ गए थे जहाँ शायद से इंसानों के विलुप्त हुए कई सैकड़ों साल बीत चुके होंगे और अब तो यहाँ की बिल्डिंग्स तक कमजोर होकर गिरने लगी हैं। कि तभी दोनों का ध्यान जाता है कि उनके सामने वाली बिल्डिंग भी टूट रही है। तो वे जल्दी से भागकर वापस जाने लगते हैं वरना अगर वे यहाँ दब गए तो यही मारे जाएंगे क्योंकि यहाँ उन्हें कोई बचाने वाला नहीं था। और वे फाइनली भागते हुए वापस से बॉक्स में आ ही जाते हैं मगर अब उन्हें सावधानी बरतनी होगी क्योंकि ये पैरेलल यूनिवर्सेस काफी ही खतरनाक हैं और वे इनमें मारे भी जा सकते हैं। वहीं से भी बड़ी प्रॉब्लम कि अब उनके पास 48 इंजेक्शंस बचे थे और हर इंजेक्शन सिर्फ आधे घंटे के लिए पोर्टल्स को खोल सकता है। सो वे फैसला करते हैं कि आगे से इंजेक्शन लगाने के बाद वे सिर्फ दरवाजे खोलकर देखेंगे कि वे कौन से यूनिवर्स में आ गए हैं ताकि एक ही इंजेक्शन में वे ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सेस को देख पाए। वही उन्हें पता भी था कि ऐसे तो वे अपने यूनिवर्स में नहीं जा पाएंगे क्योंकि इस अनंत मल्टीवर्स में उन्हें क्या ही पता कि उनके यूनिवर्स का दरवाजा कौन सा है। तो दूसरी ओर वेंस जिसकी लैब से दोनों भाग गए थे अब वो नोटिस कर लेता है कि अमेंडा ने भागने से पहले इंजेक्शन वाला बैग उठाया था और उसे नोटिस होता है कि कहीं उसी से तो मल्टीवर्स में ट्रेवल नहीं किया जा सकता। तो वो अब खुद भी एक इंजेक्शन वाला बैग उठा बॉक्स में चला ही जाता है मगर अब अंदर आकर वो भी कंफ्यूज था कि वो कौन से दरवाजे को खोलकर यूनिवर्स में जाए जहाँ तो वो जिस यूनिवर्स से आया भी था वहाँ भी वापिस नहीं जा सकता। दूसरी ओर जेसन और अमेंडा इंजेक्शन लगा दूसरे यूनिवर्सेस का दरवाजा खोलने लगते हैं और इस बार खुद को एक वियर्ड से जंगल में पा रहे थे यानी कि यहाँ इंसानी सोसाइटी कभी बनी ही नहीं। वे जल्दी से अगला दरवाजा खोलते हैं मगर यहाँ वे देखते हैं कि यहाँ के यूनिवर्स का सूर्य इस पृथ्वी को निकल रहा था जिससे कि यहाँ के सभी लोग ऑलरेडी मारे गए और अब यहाँ कोई वातावरण भी नहीं बचा। तो जल्दी से जेसन दरवाजे को बंद कर अपने साथ अमेंडा की जान बचा लेता है जिसके बाद तो अब अमेंडा भी डर चुकी थी कि कहीं वे पूरी उम्र यहीं फंसे न रह जाए। वहीं इतने खतरनाक यूनिवर्सेस भी होते हैं ये तो उसने सोचा भी नहीं था और वो डर कर चिल्लाते हुए भागने लगती है। मगर अब जेसन उसे शांत कर फिर से समझाता है कि वो कभी भी भागकर यूनिवर्सिस के दरवाजों को पार नहीं कर पाएगी। दरअसल हर एक संभावना किसी न किसी यूनिवर्स में पूरी होती ही है। जहां वो उसे फिर से एग्जांपल देता है कि जैसे वे वेंस की लैब से सुरक्षित इस बॉक्स में आ गए थे तो कहीं एक ऐसा यूनिवर्स भी होगा जिसमें कि वेंस के गार्ड्स ने उन्हें पकड़ लिया होगा। तो उन्हें अब एक ऐसा यूनिवर्स ढूंढना होगा जो कि उन जैसा नॉर्मल हो और वहाँ से वे खाना और पानी लेकर फिर देखेंगे कि वे अपने यूनिवर्स में आगे कैसे जा सकते हैं। और ये कहकर अब जेसन जल्दी से एक और दरवाजा खोल देता है मगर इस बार उनके सामने उन्हीं की लैब थी जो कि नॉर्मल लग रही थी। मगर अब वे आगे देखते हैं कि उन्हीं के एक और वर्जन इसी बॉक्स की ओर भागकर आ रहे थे बिल्कुल सेम वैसे जैसे कि कुछ देर पहले ये दोनों आए थे। मगर ये यूनिवर्स अलग था इसलिए ही इस यूनिवर्स में वे भाग नहीं पाते और यहाँ के गार्ड्स उन्हें पकड़ा अमेंडा को वहीं गोली मार देते हैं और उन्होंने जेसन को बंदी बना लिया था। यानी कि जैसा कि कुछ देर पहले जेसन ने उसे समझाया था हर इवेंट पर दो यूनिवर्सिस बन जाते हैं जैसा कि यहाँ हुआ। एक में जेसन और अमेंडा बॉक्स में घुसकर निकल गए तो इस दूसरे यूनिवर्स में वे वेंस के गार्ड्स के हाथों पकड़े गए। वही अब खुद के वर्जन को ऐसे मरते देख दोनों वहाँ से फिर से बॉक्स में आ ही जाते हैं जहाँ अमेंडा तो बहुत ज्यादा डर गई थी और जेसन अकेला ही अब अलग अलग दरवाजे खोलकर देखने लगता है कि उनमें से उसका यूनिवर्स कौन सा है। जहाँ अगले यूनिवर्स में उसे बहुत सारा पानी मिलता है यानी कि यहाँ पर समुद्र का पानी हमारी पृथ्वी से कहीं ज्यादा था। तो वहीं अगले यूनिवर्स में हर कोई जलकर राख बन चुका था जहाँ दोनों भी समझ जाते हैं कि उनका इस पर कोई कंट्रोल नहीं कि वे कौन
से यूनिवर्स का दरवाजा खोल रहे हैं और ऐसे तो उन्हें कभी भी अपना यूनिवर्स मिलेगा ही नहीं, मगर वे अलग अलग दरवाजे खोल कोशिश करना जारी रखते हैं। जहाँ किसी पृथ्वी पर अभी तक कोई इंसानी एवोल्यूशन हुआ ही नहीं, तो किसी पर अभी तक भी डायनासोर ही जी रहे थे। यानी कि अपना यूनिवर्स तो छोड़ो, उन्हें तो कोई नॉर्मल यूनिवर्स भी नहीं मिल रहा था जहाँ के नॉर्मल इंसान रहते हो और हर एक पृथ्वी पर किसी न किसी तरह की तबाही आई होती। तो अब इन सब से डर कि वे कभी यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। अब अमेंडा गुस्से में एक दरवाजा खोल बाहर भागी जाती है, तो वहीं जेसन उसके पीछे उसे रोकने भागता है क्योंकि इस पृथ्वी पर कुछ ज्यादा ही बर्फ पड़ रही थी। लेकिन अब दौड़ते हुए अमेंडा काफी दूर तक आ जाती है और जेसन देखता है कि अब तो उन्हें अपना बॉक्स ही दिखाई नहीं दे रहा और उसे याद भी नहीं कि वे आए कहाँ से थे और वे यहाँ बर्फ के बीच रुक भी नहीं सकते क्योंकि इतनी ज्यादा ठंड में वे जल्द ही मारे जाएंगे। तो जेसन अब अमेंडा को गोद में उठा के बढ़ने लगता है और एक घर को देख अब वो अमेंडा को उसी घर में ले आया था जहाँ की अमेंडा की हालत अब ठंड में कुछ ज्यादा ही बिगड़ने लगती है। सो जेसन पूरी ही रात जाग अब यहाँ पर लकड़ियाँ जलाकर उसे गर्म रखता है। वही जब सुबह उसकी आँख खुलती है तो वो बाहर निकल कर देखता है कि ये यूनिवर्स तो अभी तक भी आइस एज में ही चल रहा है क्योंकि यहाँ का सूर्य हमारी पृथ्वी से कहीं ज्यादा छोटा था, जहाँ इस पृथ्वी का पानी समेत सब कुछ ऑलरेडी जम चुका है। इतना ही नहीं, जिस बॉक्स में वे यहाँ आए भी थे वो भी उसे कहीं दिखाई नहीं देता क्योंकि इतनी ज्यादा बर्फ के पड़ने से वो बर्फ में ही कहीं दब गया और जेसन को समझ नहीं आता कि वो अब उसे कहाँ ढूंढे। वही अब अमेंडा भी उठने पर जेसन से सॉरी बोलती है जो उसकी बेवकूफी से वे इस पृथ्वी पर फंस गए। यहाँ ना तो उनके बॉक्स का ही पता है और ना ही इस पृथ्वी पर कोई इंसान जिंदा ही बचा था जो कि उनकी मदद कर सके। मगर जेसन को कुछ स्ट्राइक होने लगता है और वो बताता है कि दोनों ने शायद से नोटिस नहीं किया, मगर वे हर बार किसी एक ऐसी पृथ्वी पर जा रहे हैं जहाँ कोई न कोई अलग तबाही आई हो। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जब वे दरवाजा खोलते हैं, जब जो विचार उनके ब्रेन में चल रहे होते हैं वैसा ही यूनिवर्स उनके सामने आ जाता है क्योंकि शुरू से लेकर अब तक उन्होंने जितने भी दरवाजे खोले हर बार उनका मन शांत नहीं था और उनके मन में अनेकों विचार आ रहे थे कि किस किस प्रकार की पृथ्वियां हो सकती हैं। वही जब उसने ये कहा कि एक ऐसा यूनिवर्स भी हो सकता है जहाँ की वे विंड्स की गार्ड से ना बच पाए हों, तब वे उसी प्रकार की यूनिवर्स में पहुंच गए। यानी कि बुक्स को कंट्रोल कुछ और नहीं बल्कि उनका ब्रेन ही करता है और अगर उन्हें अपने यूनिवर्स में वापस जाना है तो उन्हें अपने मन को शांत कर अपने यूनिवर्स के बारे में सोचना होगा, जिसे कि जान अब दोनों ही खुश होते हैं। और जेसन ने ये तो पता कर लिया था कि वो अपने यूनिवर्स में कैसे जा सकता है, मगर अब प्रॉब्लम ये थी कि वे अपने उस बॉक्स को ढूंढे कैसे जो कि बर्फ में दब गया है। वहीं यहाँ तो कोई सोसाइटी भी नहीं जो जेसन उस बॉक्स को दोबारा ही बना ले। तो वहीं हर गुजरते वक्त के साथ बर्फ तो और ज्यादा बढ़ती ही जा रही थी, तो वे कितनी ही दूर तक बर्फ को खोद पाएंगे। यानी कि अब उनके बॉक्स का मिलना काफी ही मुश्किल था और वे इस आइस वाले यूनिवर्स में फंस चुके हैं। जबकि दूसरी ओर जेसन के रियल यूनिवर्स में जेसन 2 कुछ बड़ा करने का सोच रहा था और यहाँ की डेनियला और चार्ली को भी अजीब सा लगने लगता है कि अचानक से जेसन ये सब क्यों कर रहा है। अब इस जेसन का प्लान क्या है जो उसने यहाँ के असली जेसन को अपने यूनिवर्स में भेज खुद उसकी जगह ले ली। अब जेसन और अमेंडा आइस एज वाले यूनिवर्स में जा फंसे थे क्योंकि जिस मल्टीवर्स बॉक्स से वे इस यूनिवर्स में आए थे वो तो भारी बर्फबारी के बीच कहीं दब गया। हालांकि दोनों ने ये तो नोटिस कर लिया था कि जब वे उस मल्टीवर्स बॉक्स में होते हैं तो जो भी उनके दिमाग में उस वक्त चल रहा हो वे उसी प्रकार के यूनिवर्स में जा निकलते हैं। सो अगर वे खुद के मन को काबू कर सिर्फ अपने यूनिवर्स पर केंद्रित करें और फिर दरवाजा खोलें तो जेसन अपने यूनिवर्स में अपनी फैमिली के पास फिर से जा सकेगा। सो यहाँ से दोनों फिर से आसपास के एरिया की खुदाई करना शुरू करते हैं जहाँ के अमेंडा को स्ट्राइक भी होता है कि उस बॉक्स को ऐसे मटेरियल से बनाया गया था जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को प्रभावित करते थे और वे अब एक कंपास का इस्तेमाल कर बर्फ को हटाते हुए उसे ढूंढने लगते हैं। और फाइनली कई घंटों की मेहनत के बाद उन्होंने वो बॉक्स ढूंढ ही निकाला था जहाँ से अब वे जल्दी से बर्फ को हटा बॉक्स के अंदर चले ही जाते हैं। तो दूसरी ओर वेंस जो कि उन दोनों के ही पीछे बॉक्स से मल्टीवर्सल ट्रेवल कर रहा था अब वो भी बर्बाद हो चुकी यूनिवर्सिटीज में जाकर घायल हो चुका है। तो अब वो अपने लिए कोई नॉर्मल यूनिवर्स ढूंढने लगता है, मगर इस बार भी वो एक ऐसे यूनिवर्स में जा पहुंचा था जहाँ की पृथ्वी तबाह हो चुकी है और अब यहाँ का सब कुछ रेगिस्तान में मिल चुका है। यहाँ उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो हमेशा इतने खतरनाक यूनिवर्सिटीज में कैसे जा रहा है। हालांकि अभी उसे ये नहीं पता था कि चूंकि उस बॉक्स में उसका मन विचलित रहता है इसलिए ही ये बॉक्स उसे ऐसे यूनिवर्सिटीज में ले जाता है। तो दूसरी ओर जेसन और अमेंडा भी ये सब समझ चुके थे। सो जेसन जोर जोर से बोलकर बॉक्स को बताने लगता है कि वो बिल्कुल शांत है, उसे कोई चिंता नहीं और उसे तो बस अपने यूनिवर्स में जाना है। जिसके बाद वो इस उम्मीद में कि वो अपने यूनिवर्स में पहुंच जाएगा
लगा। अब वो दरवाजा खोल ही देता है, मगर यहाँ तो दरवाजा खोलते ही अंदर पानी आने लगा था, जहाँ से डूबने से बचने के लिए दोनों जल्दी से दरवाजा बंद करने लगते हैं, मगर तेज पानी के प्रेशर के कारण वे ऐसा कर नहीं पा रहे थे। दरअसल वे इस बार भी किसी एक ऐसे यूनिवर्स में आ गए जहाँ की पृथ्वी अब समुद्र में डूब चुकी है और उनका बॉक्स भी धीरे धीरे डूबते हुए पानी के नीचे जाने लगता है। तो यहाँ से दोनों हिम्मत कर किसी तरह से दरवाजे को बंद कर ही देते हैं और फाइनली अपनी जान बचाते हैं, जहाँ से कि अब उन्हें ये भी समझ आ गया था कि उनके बोलने से कुछ नहीं होने वाला। जब तक उनका मन शांत ना हो तब तक ये बॉक्स ऐसे ही यूनिवर्सिटीज में उन्हें ले जाता रहेगा, जैसे कि दरवाजा खोलने वाले की मानसिक स्थिति हो, जहाँ इस बार भी जेसन बोल तो रहा था कि वो बिल्कुल शांत है और अपने यूनिवर्स को याद कर रहा है, मगर वो अंदर से बहुत डरा हुआ था और उसे अपने परिवार की चिंता भी थी, इसलिए ही वे ऐसे यूनिवर्स में पहुंच गए। तो अब अमेंडा कहती है कि जेसन को कुछ देर शांत रहना होगा और वो अभी कोई और दरवाजा न खोले। वही उनके पास अभी भी बहुत से इंजेक्शंस बचे हुए हैं, जहां आगे से जेसन को खुद से झूठ नहीं बोलना है, तभी वो अपने यूनिवर्स में वापस जा पाएगा। अब जेसन पूछता है कि जब वे अमेंडा के यूनिवर्स में थे तब उसने सुना था कि उनकी लैब से जेसन के अलावा 3 और लोग गायब थे, और अब अमेंडा उसे बताने लगती है कि सबसे पहले उनकी ब्लेयर नाम की एक इंजीनियर उस बॉक्स में गई थी, जो कि उसकी बहुत अच्छी दोस्त भी थी, और फिर वो कभी वापस नहीं लौटी। उसके बाद बॉक्स में जेसन गया और उसके बाद 2 और लोग भी गए, मगर शायद से उनके जेसन के अलावा किसी और को इस बॉक्स का इस्तेमाल करना कभी आया ही नहीं। सो उसे छोड़ बाकी के तीनों ही लोग कहीं अलग अलग यूनिवर्सिटीज में भटक गए होंगे, और यहाँ से अपनी दोस्त ब्लेयर को याद करते हुए अब दोनों शांति से कुछ देर के लिए सो जाते हैं। मगर जब उनकी आंखें खुलती है तो चूंकि अब वे शांति से सोए थे तो उन्हें लगता है कि वे जेसन के रियल यूनिवर्स में आ गए होंगे, और वे डरते हुए दरवाजा खोलते हैं, मगर ये भी जेसन का यूनिवर्स नहीं था। सो वे आसपास घूमकर देखते हैं कि यहाँ का तो सब कुछ लॉक किया गया है। वही ये लैब भी बिल्कुल अमेंडा के यूनिवर्स वाली लैब ही लग रही थी, बस ये पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। इतना ही नहीं, यहाँ तो उन्हें रूम में मरे हुए लोगों की बॉडीज भी दिखती हैं, जिन्हें कि किसी ने बुरी तरह से काटा था, यानी कि ये यूनिवर्स भी डेंजरस ही है। और वे बॉक्स में वापस जाने लगते हैं कि तभी उनके सामने कोई गन के साथ आता है और गन पॉइंट कर पूछने लगता है कि वे हैं कौन और यहाँ अंदर आए कैसे। मगर अब अमेंडा को देख वो गन नीचे कर लेता है और अमेंडा पहचान ही लेती है कि ये तो उसी की इंजीनियर दोस्त ब्लेयर है, जो कि सबसे पहले इस बॉक्स में गई थी। और अब वो बताने लगती है कि वो बहुत से यूनिवर्सिटीज में गई, मगर जब उसे सारे ही यूनिवर्सिटीज डेंजरस मिले तब वो आखिर में इस यूनिवर्स में आकर रुक गई और अब वो यहीं पर अकेली रहती है। मगर अब चूंकि अमेंडा उसे लेने आई है तो वो बहुत ही खुश है कि वो कम से कम अपने यूनिवर्स में जाकर अपनी फैमिली को फिर से मिल पाएगी। मगर अमेंडा उसे सारी ही सच्चाई बताती है कि असल में तो उन्हें भी इस बॉक्स को इस्तेमाल करना नहीं आता और वे भी अभी सीख ही रहे हैं। तो वे बाई चांस इस यूनिवर्स में आ गए, जहाँ वो जेसन के बारे में भी बताती है कि ये उनके यूनिवर्स वाला जेसन नहीं है, बल्कि अपने यूनिवर्स में वापस जाने की कोशिश कर रहा है, जहाँ उनके यूनिवर्स का जेसन इसकी फैमिली के साथ है। अब अमेंडा आगे पूछने लगती है कि इस यूनिवर्स में क्या हुआ, यहाँ सब कुछ लॉक क्यों किया गया है, और ब्लेयर अब उसे बताना शुरू करती है कि असल में इस यूनिवर्स में बाहर अजीब से इंसेक्ट्स घूम रहे हैं, जिन्होंने कि इस दुनिया को तबाह कर दिया, और जो बॉडीज उन्होंने कुछ देर पहले देखी थी वे इन्हीं इंसेक्ट्स द्वारा काटी गई थी। तो वो हर कुछ दिन में सेफ्टी सूट पहन ऊपर जाकर खाने की सप्लाईज यहाँ ले आती है। अब अमेंडा पूछती भी है कि फिर वो यहाँ क्यों रुकी और वो बॉक्स में जाकर फिर से दूसरे यूनिवर्सिटीज का ट्राई कर सकती थी, मगर ब्लेयर रोती हुई कहती है कि अब उसमें और हिम्मत नहीं बची। जो खतरनाक यूनिवर्सिटीज उसने देखे थे उसके बाद वो उस बॉक्स में नहीं जाना चाहती। यह अमेंडा और जेसन भी डिस्कस करते हैं कि वे तो शांत मन से बॉक्स में सोए थे, फिर वे इस यूनिवर्स में क्यों निकले। और तभी उन्हें याद आता है कि उस बॉक्स में सोने से पहले वे ब्लेयर के बारे में ही बातें कर रहे थे और इसलिए ही वो बॉक्स उन्हें इस यूनिवर्स में ले आया। सो उन्हें धीरे धीरे उस बॉक्स के बारे में सीखना होगा कि ये काम कैसे करता है। और वे कुछ देर आराम के बाद फिर से अपने सफर को शुरू करने के लिए तैयार थे, तो वहीं ब्लेयर उनके साथ जाने से मना कर देती है और उसने इसी यूनिवर्स में रुकने का फैसला कर लिया था जब तक कि उसे उस बॉक्स को कंट्रोल करना ना आ जाए। तो दूसरी ओर जेसन के रियल यूनिवर्स में वहाँ अब तक डेनियला और चार्ली को शक होने लगा था कि उनके जेसन में कुछ तो बदल गया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में वो बहुत बदला हुआ लग रहा था और उसने गलती से चार्ली को पीनट्स वाली आइसक्रीम भी खिला दी जिससे कि उसे एलर्जी थी। इसके अलावा उसने डेनियला को वो ड्रेस गिफ्ट की जिसके साथ उसकी इस यूनिवर्स में बहुत बुरी यादें जुड़ी हुई थी। दरअसल इस जेसन ने सोचा तो था कि वो बड़े आराम से दूसरे जेसन की जगह ले लेगा, मगर यहाँ पहुंचकर उसे पता लगा
कि सिर्फ एक ही चॉइस लाइफ को कितना ज्यादा बदल सकती है। और इस यूनिवर्स वाले जेसन ने डेनियला से शादी करना चुना, जिस कारण उसका पूरा ही बिहेवियर अलग था। तो अब जेसन 2 कोशिश करने लगता है कि वो यहाँ की डेनियला को शक न होने दे, और इसके लिए उसे बहुत से पैसे चाहिए थे। सो उसे एक आइडिया आता है कि इस यूनिवर्स में भी कोई वेंस होगा ही जो कि काफी अमीर था, और अब वो इस यूनिवर्स वाले वेंस के पास जाकर उससे सौदा करता है। यहाँ वो उसे मल्टीवर्स ट्रेवलिंग वाला बॉक्स दिखाता है और कहता है कि अगर वो उसे अपनी सारी ही संपत्ति सौंप दे तो वो उसे मल्टीवर्स में ट्रेवल करने का तरीका बता देगा। अब ये देख शुरू में तो वेंस को भी उस पर यकीन नहीं होता, मगर जब जेसन उसे कुछ अलग अलग यूनिवर्सिटीज में ले जाकर दिखाने लगता है तो उसे यकीन हो ही जाता है। जहाँ जेसन बताता भी है कि इसके लिए बहुत सी ट्रेनिंग की जरूरत होती है, और उसने खुद भी कई महीनों तक मेडिटेशन और योगा करना सीखा था ताकि वो दरवाजा खोलते वक्त अपने मन को स्थिर रख सके और अपने मनचाहे यूनिवर्स में जा सके। तो अब इसके लिए वेंस भी मान गया था, क्योंकि अब वो दूसरे यूनिवर्सिटीज में जा सकता था जहाँ की उसके माता पिता जिंदा हो, और अब तो उसे इस यूनिवर्स में पैसों की जरूरत भी नहीं थी। वहीं इसके अलावा जेसन जाने से पहले उसे बता भी देता है कि वो इस बॉक्स को पूरी तरह से सील कर देगा ताकि कोई और इस यूनिवर्स में आ ना सके। दरअसल उसे डर था कि कहीं दूसरा जेसन जिसे कि उसने यहाँ से निकाला हुआ था कहीं वो वापस ना आ जाए। तो वो अब इस बॉक्स को ही सील करने का फैसला करता है, जिसके की बाद कभी कोई दूसरे यूनिवर्स से यहाँ आ नहीं पाएगा। तो वहीं दूसरी ओर इन सब से बेखबर रियल जेसन एमेंडा के साथ फिर से इंजेक्शन लगा कोशिश करने लगता है, और इस बार उसे एक आइडिया आया था। दरअसल हम इंसान अपने विचारों पर काबू नहीं कर पाते, और वो अब इसीलिए पेपर पर लिखना शुरू करता है, क्योंकि जब हम किसी लिखी हुई चीज को पढ़ते हैं तो हमारा पूरा ध्यान उस पर केंद्रित हो जाता है बजाय कि सीधा उस पर विचार करने के। और अब वो अपने यूनिवर्स के बारे में लिखकर दरवाजा खोलता है, जहाँ इस बार सरप्राइजिंगली उसे वही अंडरग्राउंड गोडाउन दिखाई दे रहा था जहाँ की कहानी के शुरू में दूसरा जेसन उसे गन पॉइंट पर लेकर आया था। और जेसन इसे देखकर खुशी से उछल पड़ता है कि फाइनली वो अपने यूनिवर्स में वापस आ ही गया, और दोनों एक्साइटमेंट में बाहर भागकर जाते हैं। मगर यहाँ तो अब कोई नहीं था, जहाँ दूर दूर तक सड़कें खाली पड़ी थी। हालांकि ये पृथ्वी तबाह नहीं हुई थी। तो अमेंडा कहती भी है कि यहाँ तो जरूर से कुछ बड़ी गड़बड़ है और उन्हें वापस से बॉक्स में चले जाना चाहिए। लेकिन जेसन कहता है कि उसे इस यूनिवर्स का अपना घर देखना है, क्योंकि उसी से उसे पता लगेगा कि वे इस यूनिवर्स में क्यों आए, और वो आगे सीख पाएगा कि अपने यूनिवर्स में वे कैसे जा सकते हैं। तो दोनों अब एक गाड़ी लेकर खाली सड़कों से होते हुए जेसन के इस यूनिवर्स के घर पर जाने लगते हैं, जहाँ सड़कों पर कूड़े के बैग्स के अंबार लगे हुए थे, और दोनों ही समझ नहीं पा रहे थे कि इस यूनिवर्स में ऐसा हुआ क्या है। तो अपने घर के सामने जाकर उन्हें कुछ पुलिस वाले मिलते हैं जो कि मास्क लगाए हुए थे, और उन्हें यहाँ से पता लगता है कि दरअसल कुछ साल पहले इस यूनिवर्स में एक ऐसी वायरल बीमारी फैली थी जिसका के एंटीडोट आज तक भी कोई वैज्ञानिक ढूंढ नहीं पाया, और यहाँ की 99% आबादी ऑलरेडी मारी जा चुकी है। अब ये सुनते ही जेसन अपने इस यूनिवर्स के घर की ओर भागता है और देखता है कि यहाँ की डेनियला भी अब उस बीमारी से इन्फेक्टेड थी और जल्दी मरने वाली थी। तो वहीं वो जेसन को ठीक ठाक देख हैरान होती है कि वो भी तो इन्फेक्टेड ही था और उसे पुलिस वाले उठा ले गए थे, तो वो बिल्कुल ठीक कैसे हुआ। यहाँ जेसन बहाना बनाता है ताकि डेनियला को पता न लगे कि वो इस यूनिवर्स का उसका पति नहीं है। वही जब उसे पता लगता है कि उनका यहाँ का बेटा चार्ली ऑलरेडी उस बीमारी से मारा जा चुका है, तो उसे काफी ही बुरा लगता है, और वो अमेंडा के साथ वापस से बॉक्स में आ ही जाता है, क्योंकि अगर वे ज्यादा देर तक इस यूनिवर्स में रहते तो कहीं उन्हें भी वो इन्फेक्शन ना हो जाए। वही वे वापस आते हुए डिस्कस भी कर रहे थे कि वे ऐसे यूनिवर्स में कैसे आ गए, और जेसन बताता है कि दरवाजा खोलते वक्त उसके मन में एक डर था कि कहीं उसकी फैमिली को कुछ हो ना जाए, और इसी कारण से शायद ये बॉक्स उन्हें इस यूनिवर्स में ले आया जहाँ की उसकी फैमिली बीमारी से मर रही थी। यानी कि जेसन अभी भी ढंग से अपने मन को काबू करना सीख नहीं पाया है, जहाँ वो और कोशिशें करता है। मगर अब वे जहाँ जहाँ भी जा रहे थे वे यूनिवर्सिटीज उसके यूनिवर्सिटी से अलग थे। हालांकि ये डिफरेंसेस काफी ही छोटे थे, मगर हर एक में कुछ न कुछ अलग ही था। जहाँ एक में जेसन का उसकी पत्नी से डिवोर्स हो चुका था, तो अगले यूनिवर्स में वो डेनियला और चार्ली को टॉर्चर किया करता था। जहाँ अब तक जेसन कुछ हद तक ऐसी यूनिवर्सिटीज को ढूंढ पा रहा था जो कि उसके अपने यूनिवर्सिटीज के जैसे हों, क्योंकि शुरू में तो वे बिल्कुल ही बर्बाद हो चुकी यूनिवर्सिटीज में पहुंच रहे थे। यानी कि वो कुछ हद तक तो अपने मन को शांत करना सीख ही चुका है, मगर अभी भी वो अपने रियल यूनिवर्स में नहीं जा पा रहा था। यानी कि जेसन 2 ने कई महीनों तक ध्यान और मेडिटेशन सीखा होगा, तभी वो इतने एग्जैक्टली यूनिवर्सिटीज में जा पा रहा है। तो अब रियल जेसन कोशिश करना जारी रखता है, मगर हर बार हर यूनिवर्स में कोई न कोई चीज अलग होती, और जेसन हर एक कोशिश करके देख चुका था, मगर छोटी से छोटी इवेंट का डिफरेंस भी उन्हें अलग यूनिवर्स में ले जा
रहा था और वो खुद भी जानता था कि वो इनफाइनाइट मल्टीवर्स के समुद्र में अपने रेत के कण के बराबर यूनिवर्स को ढूंढ रहा है और हर कोशिश के बाद उनके इंजेक्शंस भी खत्म होते जा रहे थे। सो उन्हें जल्द से जल्द कुछ करना ही होगा। तो वहीं उसके रियल यूनिवर्स में उसकी पत्नी डेनियला को जेसन 2 पर शक बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि वो इतनी जल्दी इतनी ज्यादा पैसे कहां से ले आया। सो अब उसे चेकिंग के दौरान वो इंजेक्शन वाला केमिकल मिल ही जाता है, जिसे कि जेसन 2 दूसरे यूनिवर्सिटीज में जाने के लिए खुद में इंजेक्ट किया करता था। और वो उसे रायन के पास लेकर जाती है, ये पूछने के लिए कि ये है क्या और जेसन इसे छुपा कर क्यों रखता है। जिसे कि देख अब रायन भी हैरान था, क्योंकि वो मेडिकल की ही फील्ड में रिसर्च कर रहा है और उसे पता था कितना मुश्किल कंपाउंड बना पाना काफी ही मुश्किल होता है जो कि इंसानी ब्रेन को कुछ देर के लिए ब्लॉक कर सके। तो अब वो अकेला ही जेसन के पास जाकर पूछने लगता है कि उसने ये कैसे बनाया, हालांकि उसे भी नहीं पता था कि ये जेसन उनका अपना जेसन नहीं है। तो वही जेसन हैरान था कि उसका इंजेक्शन रायन तक पहुंचा कैसे, और वो अब उसे भी बता ही देता है कि वो असल में एक बॉक्स के जरिए पैरेलल यूनिवर्सिटीज में जा सकता है और उसके लिए उसे इस केमिकल के इंजेक्शन की जरूरत होती है। और वो अब रायन को एक ऐसे यूनिवर्स में ले जाता है जहाँ की पृथ्वी उसकी रियल पृथ्वी से कहीं गुना ज्यादा एडवांस्ड थी। और उसे देख तो अब रायन भी हैरान रह गया था, जहाँ पर जेसन उसे आगे बताता है कि उसने ठीक कहा था, ये कंपाउंड बनाना काफी ही मुश्किल था, क्योंकि इसे रायन के ही दूसरे यूनिवर्स के वर्जन ने ही बनाया था। और अब ये सुनने के बाद तो रायन समझ जाता है कि ये असल में उनके यूनिवर्स का जेसन है ही नहीं। और वो पूछने लगता है कि उसने उनके जेसन के साथ किया क्या, मगर जेसन कहता है कि उसे बड़ी ही मुश्किल से डेनियला फिर से मिली है और वो उसे कैसे भी करके खो नहीं सकता। और ये कहकर अब वो रायन की फोन के साथ उसे यूनिवर्स में छोड़ देता है ताकि वो किसी और को सच्चाई बता ना पाए। मगर अब जब वो रायन को वहीं छोड़कर आ ही रहा था तो उसे रायन के फोन से पता लगता है कि असल में वो कंपाउंड डेनियला ने ही रायन को दिखाया था, यानी कि अब उसे भी उस पर शक हो चुका है। तो दूसरी ओर रियल जेसन और अमेंडा बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में घूम घूम कर थक चुके थे, जहाँ उन्हें समझ नहीं आता कि वे करे क्या। सो वे अलग अलग यूनिवर्सिटीज में ही रहने लगते हैं, जहाँ अमेंडा और जेसन एक होटल में रुककर अपने अपने इस यूनिवर्स के वर्जन्स को देखने जाते हैं कि वे यहाँ पर कर क्या रहे हैं। यहाँ अमेंडा देखती है कि उसका यहाँ का वर्जन काफी ही खुश है, क्योंकि उसने एक आदमी से शादी कर ली और अब उनका एक बेटा भी था। तो वहीं जेसन भी अपने वर्जन का पीछा करता है, जो कि यहाँ भी डेनियला के साथ काफी खुश रहता था। तो साथ में मिल दोनों ही डिस्कस करने लगते हैं कि उन्हें आगे से करना क्या चाहिए। यहाँ अमेंडा सुझाव देती है कि जेसन तो अपने यूनिवर्स में जाने की कोशिश कर रहा है, मगर वो खुद तो अपने यूनिवर्स में वापस भी नहीं जा सकती, क्योंकि वहाँ लैब में गार्ड्स उसे जान से मार देंगे, क्योंकि उसने वहाँ से इस जेसन को भगाया था। यानी कि वो सिर्फ होमलेस ही नहीं यूनिवर्सलेस भी है। तो वहीं जेसन भी बताता है कि उसका यहाँ का वर्जन डेनियला के साथ काफी खुश रहता है और अमेंडा उसे आइडिया देती है कि वो भी इस यूनिवर्स में उसके वर्जन के साथ वही करे जो कि दूसरे जेसन ने उसके साथ किया था। यानी कि चूंकि उसके यहाँ के वर्जन के पास अब वो सब कुछ है जो कि इस जेसन को चाहिए था, तो क्यों ना वो यहाँ के जेसन को किडनैप कर उसकी जगह पर खुद रहने लगे और यहाँ के जेसन को मल्टीवर्स में कहीं छोड़ आए, क्योंकि हो सकता है कि जेसन को कभी भी उसका रियल यूनिवर्स मिले ही ना। एक तो उनके पास अब सिर्फ 5 ही इंजेक्शन बचे हैं और ऊपर से इस विशाल मल्टीवर्स में अपने यूनिवर्स को ढूंढ पाना वैसा ही था मानो कोई विशाल रेगिस्तान में रेत के एक दाने को ढूंढ रहा हो। तो क्यों ना ये जेसन इसी यूनिवर्स में उसके वर्जन की जगह ही ले ले। मगर अब ये सुन जेसन इसके लिए मना कर देता है और कहता है कि फिर उसमें और उस दूसरे जेसन में फर्क ही क्या रह जाएगा और वो किसी और की लाइफ नहीं छीन सकता और वो अपनी ओर से पूरी कोशिश करेगा कि वो अपने यूनिवर्स को ढूंढ अपनी फैमिली के पास वापस जा सके। और अगर वो ऐसा नहीं भी कर पाया फिर भी वो अपने किसी और वर्जन की लाइफ नहीं छीनेगा। तो जेसन अब आखिरी बचे हुए 5 इंजेक्शंस के साथ वापिस से बॉक्स की ओर जाने लगता है, ताकि अब तक जो कुछ भी उसने सीखा था उससे अपना ध्यान केंद्रित कर अपने यूनिवर्स में वापस लौट सके। तो दूसरी ओर उसके रियल यूनिवर्स में सेकंड जेसन, जो कि रायन को दूसरे यूनिवर्स में छोड़ आया था और इस यूनिवर्स में यहाँ वाले जेसन का आने का खतरा भी था, तो वो अब जल्दी से वर्कर्स को बुला उस बॉक्स के सामने ही कंक्रीट से बनी बड़ी बड़ी दीवारें बनवा देता है और उसे सील कर देता है। यानी कि अब यहाँ कोई भी दूसरे यूनिवर्स से आ नहीं पाएगा। जबकि यहाँ के वेंट्स को मल्टीवर्स में भेज उसकी सारी ही संपत्ति उसके पास आ चुकी थी। हालांकि अब उसे ये भी पता था कि यहाँ की डेनियला उस पर शक कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर रियल जेसन अब यहाँ वापस कैसे आ पाएगा, क्योंकि बॉक्स को तो जेसन 2 ने सील करवा दिया। अब जेसन 2 रायन को एक दूसरे यूनिवर्स में छोड़ उस बॉक्स को सीमेंट से सील कर चुका था, ताकि इस यूनिवर्स का रियल जेसन या फिर कोई और इस यूनिवर्स में आ ही ना सके। और उसे पता भी चल गया था कि रायन को डेनियला ने ही वो इंजेक्शन वाला लिक्विड दिया था। तो अब घर आकर जेसन 2 नॉर्मली बिहेव करता है ताकि
डेनियला का शक हटा सके। तो वहीं चार्ली भी कहता है कि वे कभी भी नहीं भूलते थे कि उसे पीनट से एलर्जी है, तो इस बार वे ये कैसे भूल गए। अब यहाँ से जेसन चार्ली और डेनियला को यकीन दिलाते हुए कहता है कि वो बस पिछले कुछ समय से अपने प्रोजेक्ट में कुछ ज्यादा ही बिजी रहा था, जिस कारण से ये सब भूल हो गई और वो आगे से इसका पूरा ध्यान रखेगा। जहाँ वे बातें कर ही रही थी कि तभी उनके घर एक पुलिस ऑफिसर मेसन आती है और दोनों को ही खबर देती है कि असल में पिछली रात से ही रायन अपने घर पर वापस लौटा ही नहीं है, और चूंकि दोनों उसके करीबी दोस्त थे तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि वो भी है कहाँ। अब ये सुनते ही डेनियला चौंक जाती है। वही वो अंदर ही अंदर डर भी गई थी, क्योंकि उसी ने जेसन का वो केमिकल रायन को दिखाया था, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी ने रायन के साथ कुछ किया हो। तो वहीं जेसन भी पुलिस को आधा ही सच बताता है कि वो कल रात रायन को मिला तो था, मगर वो कुछ ज्यादा ही शराब पी रहा था। तो जेसन अपने घर आ गया और रायन अपने घर के लिए निकल गया। हालांकि यहाँ जेसन को अंदर ही अंदर पता था कि अब पुलिस कभी रायन को ढूंढ नहीं पाएगी, क्योंकि वो तो इस यूनिवर्स में है ही नहीं। वहीं ऑफिसर मेसन बताती भी है कि ठीक है, वे 24 घंटे और वेट करेंगे ताकि रायन वापस अपने घर लौट आए, वरना फिर वे आसपास के एरियाज के सीसीटीवी कैमरास को चेक करना शुरू कर देंगे कि वहां से उन्हें कुछ सुराग मिल ही जाए। जिसके की बारे में सुन जेसन को घबराहट होने लगती है, क्योंकि अगर वो खुद रायन के साथ किसी सीसीटीवी कैमरा में कैद हुआ होगा तो पुलिस समझ ही जाएगी कि वो ही उसे अपनी पुरानी बिल्डिंग में लेकर गया था, जहाँ की उसका वही मल्टीवर्सल बॉक्स रखा हुआ है। सो अब दोनों का ही कॉन्टेक्ट नंबर लेकर ऑफिसर मेसन वहाँ से निकल गई थी, मगर डेनियला डरी हुई जेसन को अपने कमरे में बुला अब उसे सच्चाई बता ही देती है कि उसे जेसन के पास से जो केमिकल के इंजेक्शन मिले थे वे उसने कुछ दिन पहले रायन को दिखाए, और उसी के बाद से रायन मिसिंग हो गया। तो ये है क्या, और जेसन उससे वे सब इंजेक्शंस क्यों छिपा रहा था। यहाँ जेसन 2 को तो इसके बारे में पहले से पता ही था, तो अब सोचे अनुसार झूठ बोलता है कि ये तो उसकी एक नई दवा है जिसे कि वो अपने नए प्रोजेक्ट के लिए रायन से ही बनवा रहा था, और चूंकि वो इन्हीं दवाओं का इस्तेमाल खुद पर कर रहा है तो इसीलिए ही उससे पिछले दिनों वे सब गलतियां हुई। मगर अब डेनियला हैरानी में पूछने लगती है कि अगर इन दवाइयों को रायन ने ही बनाया था तो उसने उसे तब क्यों नहीं बताया जब वो उसे ये सब दिखाने गई थी। लेकिन अब जेसन 2 फिर से बहाना बनाता है कि क्योंकि उन्होंने जिस इन्वेस्टर से पैसा उठाया है उसमें उनके कॉन्ट्रैक्ट में एक नियम शामिल है कि वे कभी भी बाहर इस दवा को लेकर डिस्कशंस नहीं कर सकते। सो यहाँ से डेनियला को लगने लगता है कि जेसन सच कह रहा होगा। तो वहीं जेसन तो अंदर से परेशान था कि वो रायन के गायब होने वाली बात को कैसे संभाले, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो पुलिस पता कर ही लेगी कि कल की रात रायन उसी के साथ गया था, जिसके बाद से वो वापस नहीं लौटा। तो दूसरी ओर रियल जेसन और अमेंडा अब तक और भी यूनिवर्सिटीज में जा चुके थे, मगर उन्हें जेसन का रियल यूनिवर्स नहीं मिल रहा था, और अब तो उनके पास सिर्फ 8 ही इंजेक्शंस बचे थे, यानी कि अब वे सिर्फ 4 ही बार मल्टीवर्स का दरवाजा खोल दूसरी यूनिवर्सिटीज में निकल सकते हैं। तो अमेंडा यहाँ से सुझाव देती है कि वे दोनों पिछले 40 दिनों से लगातार जेसन के रियल यूनिवर्स को ढूंढते हुए फिर रहे हैं, मगर उन्हें वो कहीं नहीं मिला, और अब तो उनके पास सिर्फ 4 बार के इंजेक्शंस बचे हुए हैं। तो क्यों ना वे कुछ देर किसी अच्छे से यूनिवर्स में जाकर रिलैक्स करें, और वहाँ से शायद उन्हें आइडिया ही मिल जाए कि रियल जेसन अपने यूनिवर्स में वापस कैसे जा सकता है, जबकि अमेंडा खुद तो अब यूनिवर्स लेस थी ही। सो उसे भी सोचना होगा कि वो कहाँ जाए। और अब यहाँ से अमेंडा की बात मान जेसन पहली बार उसे दरवाजा खोलने देता है, और इस बार वे एक ऐसे यूनिवर्स में जा निकले थे जो कि बाकी यूनिवर्सिटी से बहुत ज्यादा एडवांस तो था ही, साथ में ही वहाँ बहुत ज्यादा शांति भी थी। यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तो थी, मगर साथ में ही जीव जंतु भी आसपास बिना किसी चिंता के घूम रहे थे। यह बिल्डिंग्स की छतों और खिड़कियों पर पेड़ पौधे उगाए गए थे ताकि ग्लोबल वार्मिंग ना हो। इसके अलावा मशीनों से लेकर ट्रेन तक सब कुछ इको फ्रेंडली था, और दोनों अब इन्हीं बड़े बड़े बिल्डिंग्स में घूमते हुए महसूस भी करते हैं कि इस यूनिवर्स की हवा बहुत ज्यादा शुद्ध और साफ है। जिसके बाद जेसन पूछने लगता है कि अमेंडा ने ये यूनिवर्स कैसे ढूंढा, और दरवाजा खोलते हुए उसके मन में ऐसा क्या चल रहा था कि वे इतने अच्छे यूनिवर्स में आ गए, जहाँ से अमेंडा जेसन को बताती भी है कि उसने तो खुद को शांत कर लिया और सिर्फ रिलैक्स करने के लिए इसी जगह को सोचने लगी जहाँ पर कि लोग कभी आपस में लड़े ही ना हो, जहाँ की टेक्नोलॉजी का विकास तो हुआ हो मगर उसने वातावरण का नुकसान ना किया हो, जहाँ की सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि पशु पक्षी तक साफ वातावरण में अच्छे से खुशी खुशी रहते हों। और उसी के बाद से वे यहाँ निकल आए, और यहाँ दोनों ही इस यूनिवर्स की खूबसूरती को देख हैरान हुए जा रहे थे, और वे यहाँ की हिस्ट्री से जान भी पाते हैं कि असल में इस पृथ्वी पर कभी कोई जंग या वॉर हुई ही नहीं। यहाँ हमेशा लोगों ने सारे ही मतभेदों को आपस में बैठकर बातों के जरिए सुलझाया है।
इस यूनिवर्स में लोगों ने सिर्फ बिल्डिंग्स बनाने और प्रॉफिट कमाने के लालच में पेड़ों को नहीं काटा, बल्कि उल्टा बिल्डिंग्स बनाकर उन पर पेड़ पौधे उगा दिए। सो दोनों अब एक साथ कॉफी पीते हुए इस यूनिवर्स की खूबसूरती को एंजॉय करने लगते हैं। और अमेंडा भी ये कहकर कि वो अपने यहाँ के वर्जन के बारे में जानना चाहती है, सो वे पास के ही एक रेस्टोरेंट में 2 घंटे के बाद मिलेगी। अब वो अकेले ही इस यूनिवर्स को घूमने निकल गई थी, तो वहीं अकेला जेसन अब सोचने लगता है कि अगर अमेंडा पिछले 40 दिन से उसके साथ ना होती तो वो शायद अब तक सर्वाइव ही नहीं कर पाता। वहीं उसे एहसास भी हो रहा था कि क्यों दूसरे यूनिवर्स में वो अमेंडा के साथ था, क्योंकि वे एक दूसरे के लिए ही परफेक्ट बने हैं। अमेंडा उसके लिए एक उम्मीद की जैसी है, जिसके पास होने पर उसे भरोसा रहता है कि वो अपने घर वापस पहुंच ही जाएगा। तो अब कुछ देर बाद वो उसी रेस्टोरेंट में जाने लगता है और देखता है कि असल में इस यूनिवर्स में बहुत सारी बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, और अब वो ऐसी ही एक बिल्डिंग में जो कि बादलों के ऊपर तक थी। अब अमेंडा के पास जा पहुंचता है, जो कि अब काफी ही खुश थी, और जेसन उससे पूछने लगता है कि उसने उसके यहाँ के वर्जन के बारे में क्या पता किया। और अमेंडा उसे बताने लगती है कि यहाँ का जेसन ना तो कोई वैज्ञानिक है और ना ही कोई प्रोफेसर है, बल्कि यहाँ तो वो एक सिंपल सा इंश्योरेंस एजेंट है, जिसके की बारे में सुनकर अब जेसन भी हैरान था कि वो इतनी सिंपल लाइफ भला कैसे जी रहा होगा, और ये सुनकर उसे भरोसा नहीं होता। जिसके बाद अमेंडा अपने यहाँ के वर्जन के बारे में भी बताती है कि असल में इस यूनिवर्स की अमेंडा 2 साल पहले ही कहीं गायब हो गई थी। इसके अलावा उसके यहाँ की फैमिली भी एक एक्सीडेंट में मारी जा चुकी है, तो उसने अपने फेशियल फीचर का इस्तेमाल कर यहाँ का अपना पासपोर्ट भी निकाल लिया है, जो कि काफी ही आसान था। मगर जेसन कहता है कि उसे यहाँ के डॉक्यूमेंट चाहिए ही क्यों। और अमेंडा यहाँ से रिवील करती है कि असल में वो इसी यूनिवर्स में हमेशा हमेशा के लिए रहने का फैसला कर चुकी है। इसी यूनिवर्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ हर कोई खुश है। वहीं सबसे अच्छी बात कि उसका यहाँ का वर्जन 2 साल पहले ही कहीं मिसिंग हो गया था, और ना ही उसकी कोई यहाँ फैमिली जिंदा ही थी, तो वो बड़ी आसानी से उसकी जगह लेकर इस यूनिवर्स में रह सकती है। यहाँ वो जेसन को भी कहती है कि क्यों ना वो भी उसी की तरह हमेशा के लिए इसी यूनिवर्स में रह जाए। मगर जेसन का तो ऑलरेडी एक और वर्जन यहाँ मौजूद था, तो अगर वो यहाँ रहा तो सबको पता लग ही जाएगा। वहीं जेसन खुद भी कहता है कि चूंकि अब उसके पास सिर्फ 6 ही इंजेक्शन बचे हुए हैं, तो वो अपनी फैमिली के पास जाना चाहता है, जबकि वो अंदर ही अंदर दुखी भी था कि यहाँ से अमेंडा उसका साथ छोड़ रही है, और शायद से वो दोबारा इस यूनिवर्स को कभी ढूंढ भी ना पाए। तो वो जाने से पहले अमेंडा को 2 इंजेक्शन रखने को कहता है, ताकि अगर कभी इस यूनिवर्स में कोई प्रॉब्लम आ जाए, यहाँ कोई भूकंप जैसी आपदा आ जाए, तो अमेंडा इन इंजेक्शन से मल्टीवर्स का इस्तेमाल कर किसी और यूनिवर्स में जा सके। हालांकि अमेंडा इसके लिए मना कर देती है, क्योंकि अब उसने हमेशा के लिए यहीं रहने का फैसला कर लिया था। मगर फिर भी जेसन चुपके से उसके बैग में 2 इंजेक्शन छोड़ ही देता है, और अब वो अमेंडा से आखिरी बार गले मिल अब उसे बड़े ही भारी मन से अलविदा कहकर वापिस से बॉक्स में आ ही गया था। मगर अब चूंकि उसने अमेंडा के पास 2 इंजेक्शन छोड़ दिए थे, तो अब उसके खुद के पास सिर्फ 3 ही चांस बचे थे, और इनमें से भी अभी एक और बार वो ट्राई कर ऐसे यूनिवर्स में चला गया था जहाँ की वर्ल्ड वॉर 3 चल रहा है, यानी कि ये पृथ्वी तो तबाह हो चुकी है, और वो अभी भी अपने यूनिवर्स में नहीं जा पाया। तो वो बचे हुए 2 चांसेस में से एक और का इस्तेमाल करता है, और इस बार भी उसकी बुरी किस्मत कि वो अपने रियल यूनिवर्स में नहीं पहुंचा था। हालांकि ये यूनिवर्स उसके रियल यूनिवर्स से काफी हद तक मिलता जुलता था। मगर यहाँ उसका एक बेटा चार्ली नहीं, बल्कि यहाँ उसके 3 बेटे थे। और अब आखिरी कोशिश करने से पहले वो अपनी यहाँ की फैमिली को देखने लगता है कि वे यहाँ रहते कैसे हैं, क्योंकि इसके बाद वो जिस भी यूनिवर्स में जाएगा वो उसका आखिरी यूनिवर्स होगा। इसके अलावा उसके रियल यूनिवर्स में तो जेसन 2 ने उस बॉक्स को ही सील कर दिया था, तो अगर वो वहाँ गया भी तो भी बाहर नहीं निकल सकता। वहीं दूसरी ओर उसके रियल यूनिवर्स में जेसन 2 परेशान था, क्योंकि पुलिस मिसिंग रायन को ढूंढने में नाकाम रही थी, और वो उन्हें मिलता भी कैसे, वो तो इस यूनिवर्स में अब था ही नहीं। सो ऑफिसर मेसन अब जेसन के पास आकर बताने लगती है कि उन्होंने आसपास के सारे ही इलाके की कैमरा फुटेजेस मंगवा ली हैं, जिससे कि वे जल्द ही जान पाएंगे कि उस रात रायन किसके साथ गया था। जिसे कि सुन अब जेसन 2 समझ ही जाता है कि अब तो वो फंस ही जाएगा, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में देख पुलिस पता लगा ही लेगी कि रायन उसके साथ गया था। तो अब ना चाहते हुए भी जेसन 2 अकेला जाकर उस कंक्रीट की बनी दीवार को तोड़ ही देता है, और फिर मल्टीवर्सल बॉक्स का इस्तेमाल कर अब वो एक ऐसे यूनिवर्स में चला गया था जहाँ का रायन कभी वैज्ञानिक बना ही नहीं, और यहाँ वो नाकाम रहने से बेवड़ा बन गया। तो अब जेसन 2 इसी रायन के पास आकर पहले उससे उसकी सारी ही डिटेल्स लेता है कि इस यूनिवर्स में रायन का अपना कोई नहीं, और वो अब ऐसे ही गलियों में भटकता हुआ नशे में रहता है। और अब ये पता लगने पर कि इस यूनिवर्स में इस नशेड़ी रायन को कोई पूछने वाला है ही नहीं, तो अब जेसन उसे पहले बहुत सारी अपने पैसों की शराब पिला उसे बेहोश करता है, और फिर वो नशे में उसे अपने यूनिवर्स में ले आया था ताकि पुलिस रायन को ढूंढने की कोशिश बंद कर दे।
यहाँ उसके पास पहले वाले रायन का फोन तो था ही। सो जेसन इस रायन को यहाँ के रायन का घर ले जाकर उसका हुलिया बदल देता है। उसके बाल यहाँ के जेसन जैसे काटता है ताकि किसी को शक न हो कि ये रायन वो नहीं है। वहीं चूंकि ये रायन नशे में ही रहता था तो वो इसे लगातार शराब पिलाकर होश में आने ही नहीं देगा। सो अब जेसन 2 घर आकर डेनियला और पुलिस को फोन कर बता ही देता है कि उसे रायन काफी दूर मौजूद एक पब में मिला जो कि पिछले कुछ दिनों से शहर के बाहर गया हुआ था और तब से वो वहीं शराब के नशे में था। यानी कि उसने फाइनली रायन वाली प्रॉब्लम से छुटकारा पा ही लिया, मगर इसके लिए उसे उस कंक्रीट वाली दीवार को तोड़ना पड़ा था। यानी कि वो दरवाजा फिर से खुल चुका है। तो वहीं दूसरी ओर रियल जेसन के पास एक ही आखिरी इंजेक्शन बचा हुआ था और उसने तो पहले से फैसला किया हुआ था कि वो किसी दूसरे जेसन की जगह नहीं लेगा और इस आखिरी मौके के लिए अब वो अमेंडा वाली ट्रिक का इस्तेमाल करने का सोचता है जिससे कि वो अपने लिए बेस्ट यूनिवर्स ढूंढ पाई थी। सो अब रियल जेसन अपने मन में ऐसी ही एक इवेंट के बारे में सोचता है जो कि उसके असली यूनिवर्स में हुई थी जब वो अपनी पत्नी डेनियला से पहली बार मिला, और अब उसी इवेंट को नोट कर और उस पर ध्यान लगा। अब जेसन आखिरी बार दरवाजा खोलता है जिसके बाद वो जहाँ भी निकलेगा यहाँ से वो कहीं और नहीं जा सकता और वो हमेशा हमेशा के लिए यहीं फंस कर रह जाएगा। सो अब जेसन डरते हुए बाहर निकलता है और उसे सामने वहीं टूटी हुई दीवार नजर आती है जिससे कि अब जेसन भी हैरान था कि तभी उसे सामने से वहीं खाली इंजेक्शन पड़ा हुआ मिलता है जिसे कि शुरू में उसे लगाया गया था। और अब यहाँ से तो जेसन को यकीन हो जाता है कि फाइनली वो अपने रियल यूनिवर्स में वापस आ ही गया होगा, मगर अभी भी उसे शक था। तो वो जल्दी से भागकर अपने हमेशा वाले बार में जाता है जहाँ की वो अक्सर ड्रिंक किया करता था और फाइनली वहाँ पर मैट से बात कर अब उसे कंफर्म हो ही जाता है कि वो अपने आखिरी चांस में अपने रियल यूनिवर्स में वापस आ ही गया। तो वो भागकर अपने घर जाने लगता है। यहाँ वो इतने दिनों बाद इतने सारे यूनिवर्सेस को पार कर फाइनली अपनी असली पत्नी और बेटे को फिर से देख पाएगा, मगर वो अपने घर के सामने आकर सीधा अंदर नहीं जाता क्योंकि अगर अंदर वो दूसरा जेसन हुआ तो वो उसे देखकर उस पर अटैक भी कर सकता है और तो और इसी बीच उसकी फैमिली भी खतरे में पड़ सकती थी। तो अब रियल जेसन खिड़की से ही छुपकर देखने लगता है कि उसकी पत्नी डेनियला और बेटा चार्ली बैठकर काम कर रही थी कि तभी पीछे से जेसन 2 आता है और रियल जेसन को ये देखकर सुकून मिल रहा था कि जेसन 2 ने उसकी फैमिली को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और इसलिए ही अब वो फैसला करता है कि वो इस जेसन 2 को जबरदस्ती से पकड़कर फिर अपनी जगह पर आ जाएगा और अपनी फैमिली को पता ही नहीं लगने देगा कि उसकी जगह उसके दूसरे वर्जन ने ले ली थी। वरना तो अगर उसकी फैमिली को सच पता चला तो शायद से वे इसे स्वीकार ही ना कर पाए कि पिछले 1 महीने से ज्यादा समय तक दूसरे यूनिवर्स का जेसन उनके साथ रहा और उनका अपना जेसन मल्टीवर्स में उन्हें ढूंढता हुआ फिरता रहा। तो यहाँ से जल्दी से जेसन अब एक गन स्टोर में जा अब अपनी सेफ्टी के लिए गन्स लेने लगता है ताकि अगर वो जेसन 2 पर अटैक भी करे तो वो उसका सामना कर सके। हालांकि उसे गन नहीं मिल पाती क्योंकि किसी को भी गन तभी मिल सकती थी जब वो उसके लिए पहले स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट में अप्लाई करे। सो अभी के लिए जेसन कुछ चाकू और पेपर स्प्रे खरीद लेता है और वहाँ से निकल जाता है। और यहीं से कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है जहाँ जब वो शॉप से गया ही था कि तभी बिल्कुल उसी की तरह दिखने वाला एक और जेसन वहीं गन खरीदने आता है ताकि यहाँ की जेसन 2 की जगह ले सके। और अब शॉप की भी उसे देख हैरान थी और वो कहती भी है कि अभी तो उसने उसे चाकू और पेपर स्प्रे दिया था, जिसकी की बात जेसन पूछता है कि मगर वो तो अभी यहाँ आया है। और वो शॉपकीपर उसे बताती है कि वो भी बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही कपड़े पहने हुए था जो कि 1 मिनट पहले ही स्टोर से निकला। तो हैरान परेशान जेसन अब जल्दी से बाहर भागता है कि उसी की जैसा दूसरा जेसन वो कौन सा था जो कि उसी की तरह जेसन 2 की जगह लेना चाहता है। यानी कि अब इस यूनिवर्स में 2 नहीं बल्कि 3 जेसन आ गए हैं। एक जेसन 2 जिसने रियल जेसन को अपने यूनिवर्स में फेंक उसकी जगह ले ली थी, तो बाकी 2 रियल जेसन की दिखने वाले ही 2 और जेसन जो कि अपनी रियल फैमिली की तलाश में यहाँ आ गए। अब इन दोनों में से रियल जेसन है कौन सा? वहीं क्या इनमें से कोई जेसन 2 की जगह ले भी पाएगा या वो उन्हें ऐसा करने ही नहीं देगा? कहानी के हर एपिसोड में बड़े बड़े ट्विस्ट खुल रहे हैं और इसी क्लिफ हैंगर के साथ डार्क मैटर सीरीज का ये 7वां एपिसोड भी यहीं खत्म हो जाता है। अब 8वें एपिसोड की शुरुआत जेसन 2 से होती है जिसे कि अपने बेटे चार्ली से पता चल रहा था कि डेनियला रायन से मिलने गई है क्योंकि वो वापस आने के बाद काफी ही वियर्ड बिहेव कर रहा है। और ये सुनकर तो जेसन 2 डर ही जाता है क्योंकि उसे पता था कि वो रायन दूसरे यूनिवर्स से है और कहीं सबको सच्चाई पता ना चल जाए। मगर उसके लिए परेशानियां तो अभी और ज्यादा बढ़ने वाली थी क्योंकि अब जब वो बाहर कूड़ा फेंकने गया ही था कि एक और जेसन पीछे से आकर चाकू से उस पर अटैक करता है। और जेसन 2 समझ चुका था कि शायद से ये जेसन उसके यूनिवर्स से वापस आ गया होगा और दोनों की ही लड़ाई में फाइनली जेसन 2 दूसरे जेसन को मार ही देता है और उसकी बॉडी को अपने गैराज में
छिपाने लगता है, जहाँ वो सोच तो रहा था कि अब वो कम से कम यहाँ के जेसन से तो सेफ ही रहेगा, मगर उसे पता नहीं था कि यहाँ आने वाला ये अकेला जेसन नहीं है। वहीं दूसरी ओर डेनियला रायन से मिलने उसके घर पहुंच चुकी थी, क्योंकि रायन की गर्लफ्रेंड के अनुसार अब वो किसी को भी पहचान नहीं रहा। वही वो डेनियला को भी देखकर कहता है कि वो तो उसे भी नहीं जानता, क्योंकि वो बस एक मैकेनिक है और ज्यादातर नशे में ही रहता है। हालांकि यहाँ डेनियला उसे याद दिलाने की कोशिश भी करती है कि वो तो उसे अच्छे से जानता था, क्योंकि वो एक वैज्ञानिक है और उसने कुछ ही दिन पहले उसे जेसन के इंजेक्शंस भी दिखाए थे। मगर रायन के अनुसार वो तो कभी डेनियला से मिला ही नहीं। इसके अलावा आखिरी चीज जो कि उसे याद है वो एक बार में था, जहाँ की एक अनजान आदमी उसके पास आया और उसे काफी सारी शराब पिलाने लगा। अब ये सुनते ही डेनियला को शक होता है और वो जेसन की फोटो दिखाती है कि क्या वो अनजान आदमी यही था, और रायन हाँ कहता है कि किसी ने उसे बहुत सारी शराब पिलाई, जिसके बाद से जब वो उठा है उसे कुछ भी अपने जैसा नहीं लग रहा। और अब यहाँ से तो डेनियला को शक हो गया था कि जेसन में कुछ न कुछ तो गड़बड़ है और वो उसे बहुत कुछ छिपा भी रहा है। तो वो अब वापिस से जाकर जेसन के सामान को चेक करने लगती है और यहाँ से उसे बहुत सी अजीब और गरीब चीजें मिल रही थी। यहाँ से जेसन की ही फोटोज मिलती हैं, मगर ये फोटोज काफी दूर से ली गई थी। दरअसल ये वही फोटोज हैं जो कि जेसन 2 ने यहाँ के रियल जेसन के लिए थे, जब वो उसकी जगह लेने के लिए तैयारियां कर रहा था। इसके अलावा यहाँ बहुत सारे इंजेक्शंस भी पड़े हुए थे। तो डेनियला समझ ही जाती है कि इस जेसन में बहुत कुछ अलग है। तो दूसरी ओर रियल जेसन एक होटल में छिप रहा था ताकि यहाँ के जेसन 2 की जगह ले सके। जी हाँ, जिस जेसन को जेसन 2 ने मारा था वो अलग था, जो कि सब कुछ थोड़ी ही देर में क्लियर हो जाएगा। मगर अब जब शाम को रियल जेसन बाहर निकला ही था तो देखता है कि उसके सामने उसी के जैसा एक और जेसन खड़ा हुआ है। तो मेन जेसन उसे देखकर भागने लगता है कि कहीं वो उसे देखते ही मार न डाले। तो वहीं दूसरा जेसन उसका पीछा कर रहा था और अब रियल जेसन भागते हुए अपने उसी दोस्त के बार में छिपने जाता है, जहाँ की वो हमेशा जाया करता था। लेकिन अब यहाँ भी उसे एक और बड़ा सरप्राइज मिलता है, क्योंकि यहाँ तो एक और जेसन ऑलरेडी बैठा हुआ था। तो इस बार रियल जेसन उसके पास बैठकर डिस्कस करने लगता है कि ये सब हो क्या रहा है और इतने सारे जेसन यहाँ कैसे आ गए। जहाँ से अब दोनों ही आपस में बातें कर डिस्कवर करते हैं कि असल में तो उन्होंने चॉइस वाली थ्योरी के बारे में सोचा ही नहीं। वही थ्योरी जो कि हमने कहानी के शुरू में जानी थी, यानी कि जब भी किसी इंसान के सामने कोई चॉइस आती है तब वहाँ से एक पैरेलल यूनिवर्स क्रिएट हो जाता है। यानी कि यहाँ जितने भी जेसन अब तक हमने देखे हैं वे सब रियल जेसन के ही वर्जन्स हैं। मगर चूंकि जेसन पिछले 40 दिनों से मल्टीवर्स वाले बॉक्स में था और अपने वाले यूनिवर्स को ढूंढते हुए फिर रहा था, तो हर बार जितनी बार उसके सामने कोई भी चॉइस आई और उसने किसी चॉइस को चुना तो हर बार उसके अलग अलग वर्जन्स बन गए। तो वहीं चूंकि हर बार वो बॉक्स में ही था तब उसके तो अलग अलग वर्जन्स बने, मगर उसका रियल यूनिवर्स एक ही रहा। यानी कि यहाँ जितने भी वर्जन्स जेसन के हम देख रहे थे या आगे देखने वाले हैं वे सब है तो रियल जेसन ही, मगर पिछले 40 दिनों में किसी एक चॉइस के कारण उनके अलग वर्जन्स बन गए। मगर वे सब भी रियल जेसन ही है, क्योंकि 40 दिन पहले तक उनकी लाइफ एक ही थी और यहाँ की डेनियला और चार्ली वो सभी की रियल फैमिली है। सो अब से हम जिस जेसन को कहानी से शुरू से देखते आ रहे थे अब से उसे मेन जेसन कहेंगे, और जो उसके दूसरे वर्जन्स थे उन्हें जेसन 1 कहेंगे, और जेसन 2 तो एक है ही जिसकी वजह से ये सब हुआ, क्योंकि उसने यहाँ के जेसन को अपने यूनिवर्स में भेज उसकी जगह ले ली। सो आई होप कि अभी तक आप कंफ्यूज नहीं हुए होंगे। सो अब रियल जेसन जिसे कि हम कहानी के शुरू से देखते आए हैं वो दूसरे वाले जेसन से पूछने लगता है कि तुम्हारी लाइफ मेरी लाइफ से अलग कब हुई, और वो बताता भी है कि असल में जब वो अपनी अमेंडा के साथ मल्टीवर्स में अपने यूनिवर्स को खोज रहा था तब वे गलती से एक डार्क यूनिवर्स में चले गए जहाँ की इंसान म्यूटेट होकर जानवर बन चुके थे, और वहीं पर उसकी अमेंडा भी खो गई और उसके सिर पर चोट आ गई, मगर वो वापिस से यहाँ पर आ ही गया। तो वही मेन जेसन भी उसे बताता है कि उसकी अमेंडा तो अपनी मर्जी से एक अच्छे से यूनिवर्स में रुक गई और वो अपने आखिरी बचे हुए इंजेक्शन में फाइनली अपने रियल यूनिवर्स में आ पाया है। मगर अब उसे चिंता है कि आगे होगा क्या, क्योंकि अगर वे जेसन 2 को मार भी थे तो भी यहाँ की डेनियला और चार्ली के साथ रहेगा कौन, क्योंकि अगर देखा जाए तो बाकी के सारे ही जेसन असली ही है जो कि बस अपनी फैमिली के पास रहना चाहते हैं। वही उनके वर्जन्स बहुत सारे हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने पिछले 40 दिनों में बहुत सी चॉइसेस ली थी। तो अगर हिसाब लगाया जाए तो बहुत सारे जेसन तो यहाँ पहुँच भी नहीं पाए होंगे, बहुत सारे मारे गए और बहुत सारे अलग अलग मल्टीवर्स में खो गए। मगर उसके भी बावजूद यहाँ आगे बहुत से जेसन आने वाले हैं जो कि उनके हिसाब से वे अपनी फैमिली के पास अपने रियल यूनिवर्स में आए हैं।
तो अब दूसरा जेसन कहता है कि वो जेसन 2 को मार उसकी जगह ले लेगा और डेनियला और चार्ली को लेकर हमेशा के लिए इस देश को छोड़ देगा, ताकि अगर आगे से कोई दूसरा जेसन भी यहाँ आए तो भी वो उसे ढूंढ ना पाए। और वो मेन जेसन को वार्निंग भी देता है कि वो कहीं से और ज्यादा इंजेक्शंस ढूंढ कर अपने लिए कोई और यूनिवर्स ढूंढ ले और आगे से उसे जितने भी बाकी के अलग अलग जेसन्स मिले वो उन सभी को यही सलाह दे कि वे अपने लिए अलग अलग यूनिवर्सेस को ढूंढ ले। और ये कहकर अब वो जेसन वहाँ से निकल जाता है। तो पीछे से मेन जेसन समझ चुका था कि जेसन 2 की गलती की वजह से ये सब हुआ, मगर वो ऐसे हार नहीं मानेगा और अब वो प्लान बनाने लगता है कि वो जेसन 2 और बाकी जेसन से अलग होकर क्या प्लान बनाए कि उसे उसकी पूरी फैमिली वापस मिल जाए। वही अब अगले ही दिन जब जेसन 2 चार्ली के साथ उसका नया कॉलेज देखने आया ही था तो वो अपने पीछे देखता है कि अब एक और जेसन उसके मारने के लिए उसके पीछे आ रहा है। तो वो जल्दी से चार्ली को बाहर भेज अकेले में उससे लड़ने लगता है और इस बार फिर से जेसन 2 ने उस दूसरे जेसन को मार ही दिया था, मगर अब उसे भी मल्टीवर्स थ्योरी स्ट्राइक होती है कि असल में ये जेसन आते ही रहेंगे क्योंकि यहाँ का रियल जेसन काफी दिनों तक उस बॉक्स में रहा था और वहाँ उसने बहुत सारी चॉइसेस भी ली होंगी। तो यहाँ से जेसन 2 आखिरकार फैसला करता है कि वो डेनियला और चार्ली को लेकर यहाँ से बाहर कहीं रहने चला जाएगा। तो वही मेन जेसन बाकी जेसन जैसी गलती नहीं करता, दरअसल उसे पता था कि उसका जेसन 2 से सीधा लड़ना ठीक नहीं। तो वो अब अपने प्लान के अनुसार जानबूझकर पहले एक रेस्टोरेंट में जा वहाँ सबसे मिसबिहेव करता है और जब उसे पुलिस पकड़ ले जाती है तो फाइनली डेनियला उसे बेल दिलवाने आती है। हालांकि इस डेनियला को भी पता नहीं था कि ये उसका रियल जेसन है क्योंकि उसे तो अभी मल्टीवर्स के बारे में कुछ भी पता नहीं था, मगर मेन जेसन का तो यही प्लान था ताकि वो डेनियला से मिल सके। और अब वो उसे सारी ही सच्चाई रिवील करना शुरू करता है कि असल में पिछले 40 दिनों से डेनियला और चार्ली दोनों ही जिस जेसन के साथ रह रहे थे वो उनका रियल जेसन था ही नहीं, क्योंकि उसने उस रात उसे किडनैप कर अपने यूनिवर्स में भेज दिया और फिर उसकी जगह लेकर रहने लगा, जबकि वो खुद पिछले 40 दिनों से अपनी फैमिली के लिए मल्टीवर्स में भटकता फिर रहा था। और अब ये सब सुनकर जैसा कि होना ही था डेनियला को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता और वो कहती है कि तुम पहले ही इतने दिनों से अजीब सा बिहेव कर रहे थे और रायन के साथ तुमने न जाने क्या कर दिया और अब तुम ये बहाना बना रहे हो। तो अब रियल जेसन डेनियला को अपनी बातों का भरोसा दिलाने के लिए जेसन को कॉल करने को कहता है। तो डेनियला डरते हुए फोन करती है और अब वो भी हैरान रह गई थी क्योंकि सच में ही जेसन 2 ने फोन उठा लिया था, जबकि रियल जेसन तो उसके सामने था, जहाँ से कि मेन जेसन कोई झूठ बताने को कहता है कि वे पिछली क्रिसमस पर हवाई घूमने गए थे। हालांकि दोनों को ही ये पता था कि वे कहीं नहीं गए, मगर मेन जेसन कहता है कि चूंकि जेसन 2 को ये बात नहीं पता है तो वो इसके लिए मान जाएगा और ऐसा होता भी है, जहाँ से कि फाइनली डेनियला जान ही गई थी कि वो पिछले 40 दिनों से जेसन 2 के साथ थी जो कि एक दूसरे यूनिवर्स से है और उसका रियल जेसन तो पिछले 40 दिनों से उन्हें ढूंढता हुआ फिर रहा था। मगर यहाँ से जेसन उसे बाकी के जेसन्स के बारे में भी बताता है जो कि पिछले 40 दिनों के दौरान उसके वर्जन्स बन गए और वे सभी भी डेनियला और चार्ली को पाना चाहते हैं। तो रियल जेसन अब डेनियला से कहता है कि उन्हें यहाँ से निकलना होगा और चूंकि उन्हें बहुत से और भी जेसन से मिलने वाले हैं तो वे अपने लिए एक सीक्रेट वर्ड बना लेते हैं जो कि एक पासकोड का काम करेगा और ये वर्ड सिर्फ रियल जेसन को ही पता होगा, जो कि वर्ड था जुपिटर। तो दोनों प्लान बनाते हैं कि यहाँ से डेनियला घर जाकर जेसन 2 के पास से चार्ली को ले आएगी और फिर रियल जेसन से मिल यहाँ से निकल जाएगी। तो डेनियला वापिस से घर आती है और नाटक करने लगती है कि जेसन 2 पर उसे कोई शक नहीं। तो वहीं जेसन 2 जल्दी से सामान पैक कर रहा था क्योंकि उसे बाकी के जेसन दिखाई दे रहे थे जो कि उस पर अटैक करने वाले थे। तो वो कुछ दिन बाहर चलने को कहता है, मगर अब उसे नाटक कर डेनियला उसे पीछे से धक्का दे बेसमेंट में गिराकर बेहोश कर देती है और चार्ली को लेकर भागने लगती है। तो वहीं चार्ली तो हैरान था कि उसकी माँ ने उसके पिता को धक्का क्यों दिया, मगर अभी के लिए गाड़ी चलाते हुए डेनियला चार्ली को शांत रहने को कहती है। मगर अब जब वे निकले ही थे कि दूसरा एक और जेसन उन्हें अपनी गाड़ी में आने को कहता है और डेनियला चार्ली के साथ उसके साथ जाने लगती है ये सोचकर कि ये जेसन असली ही होगा। मगर ये जेसन भी अब उसे शुरू से सब कुछ बताने लगता है कि कैसे पिछले 40 दिनों से वो उन्हें ढूंढता हुआ फिर रहा था और वे जिस जेसन के साथ रह रहे थे वो असली जेसन था ही नहीं। और अभी ये सुनकर डेनियला भी समझ चुकी थी कि ये वो मेन जेसन है ही नहीं और ये उसके बाकी वर्जन्स में से एक है। तो वो तभी गाड़ी रोकने को कहती है, मगर अब तक तो और भी जेसन उन तक आने लगे थे और अब एक और जेसन उनकी गाड़ी से ही टकरा जाता है और उन्हें अपने पास आने को कहता है। और जीने की देख चार्ली का तो दिमाग फटा जा रहा था
था कि ये सब हो क्या रहा है, उसके इतने सारे पिता कहाँ से आ गए। तो वहीं डेनियला सब कुछ जानती थी और वो चार्ली के साथ भागते हुए उसी सीक्रेट जगह पर आ जाती है जहाँ की रियल जेसन ने उसे बुलाया था, और वो पहले सीक्रेट वर्ड पूछकर कंफर्म करती है, लेकिन ये रियल जेसन ही था और वो जुपिटर बोलकर उन्हें यकीन भी दिला देता है। यानी कि अब फाइनली रियल जेसन के पास उसकी फैमिली पहुंच ही चुकी है, लेकिन अब उसके बहुत सारे वर्जन इस यूनिवर्स में घुस आए हैं जो कि डेनियला और चार्ली के लिए एक दूसरे को मार काट रहे थे। इसके अलावा जेसन 2 अभी भी जिंदा ही है जो कि अभी भी घर के बेसमेंट में बेहोश पड़ा है। तो रियल जेसन डेनियला और चार्ली के साथ अब करेगा क्या, क्योंकि उसके बहुत सारे वर्जन इस यूनिवर्स में इकट्ठा हो चुके हैं और आगे आते भी रहेंगे। अब रियल जेसन को डेनियला और चार्ली मिल चुके थे तो वो उन्हें लेकर निकलने लगता है, क्योंकि यहाँ उसके घर के आसपास बहुत सारे जेसन्स डेनियला को ही ढूंढ रहे थे, तो वही उनकी लोकेशन किसी और को पता ना चले। इसीलिए डेनियला अपनी एक दोस्त ब्लेयर से उसकी कार लेकर आ गई थी। लेकिन अब ड्राइविंग करते हुए डेनियला देखती भी है कि उसके नंबर पर लगातार बहुत सारे जेसन्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि वो उनके पास आ जाए। तो वहीं चार्ली के फोन पर भी ऐसे ही मैसेजेस आ रहे थे। सो आखिरकार उन्हें थककर अपने फोन बंद करने ही पड़ते हैं। और जेसन कहता भी है कि जब वो मल्टीवर्स में अपने इस यूनिवर्स को ढूंढ रहा था तब उसे लगा था कि उसे तो बस जेसन 2 से ही लड़ना होगा, मगर उसे अंदाजा तक न था कि यहाँ की प्रॉब्लम उससे कहीं ज्यादा बड़ी हो जाएगी। यहाँ तो सैकड़ों से के वर्जन्स घूम रहे हैं जो कि सब के सब डेनियला और चार्ली को पाना चाहते हैं, क्योंकि टेक्निकली अगर देखा जाए तो सब है तो रियल जेसन ही। इसके अलावा उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि वे अभी के लिए कहाँ छिपने जाए। वे क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि फिर उससे उनकी लोकेशन ट्रेस हो जाएगी। सो तीनों डिस्कस करने लगते हैं कि उन्हें यहाँ से आगे कहाँ जाकर छुपना चाहिए, जिसके लिए जेसन कहता भी है कि चूंकि उसी के सैकड़ों वर्जन्स पहले से इस यूनिवर्स में आ चुके हैं, सो वो ये डिसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि जिस जगह पर छुपने के बारे में वो खुद सोचेगा वहाँ तो उसके बाकी के वर्जन्स भी सोच सकते हैं और वे उन्हें वहाँ ढूंढ ही लेंगे। इसके अलावा बाकी जेसन डेनियला को भी अच्छी तरह से जानते हैं। सो दोनों अब चार्ली पर फैसला छोड़ देते हैं कि वो उन्हें एक ऐसी जगह पर ले चले जहाँ पर कि आज तक उन दोनों में से कभी कोई न गया हो, ताकि वहाँ उन्हें बाकी के जेसन्स ढूंढ ना सके। तो यहाँ से चार्ली अब दोनों को काफी दूर अपने एक दोस्त के घर पर ले जाता है, जहाँ उसके दोस्त की फैमिली अभी वेकेशंस पर दूसरे देश में गई हुई थी। तो वहीं यहाँ चार्ली बहुत पहले आया था, तो उसने कभी अपने पेरेंट्स को इस घर के बारे में कभी बताया ही नहीं। सो अब चार्ली अपने दोस्त से इस घर का पासवर्ड लेकर अंदर जाता है और तीनों मिलकर फाइनली कुछ दिन यहीं छिपने का फैसला करते हैं। हालांकि यहाँ चार्ली अभी तक भी डरा हुआ था कि वे कर क्या रहे हैं। वो अपने ही पिता से भागता फिर रहा है, जिस पर कि जेसन उसे समझाता भी है कि अभी के लिए तो ये उनकी मजबूरी है। वहीं चार्ली फिर से पूछता है कि जितने भी जेसन्स उन्होंने अभी तक देखे हैं वे सभी तो उनकी केयर ही कर रहे थे, वे सभी डेनियला और चार्ली को पाना चाहते हैं, तो क्या वे उसके असली पिता हैं? अब रियल जेसन यहाँ से चाहता तो चार्ली से सब कुछ छिपा सकता था ताकि वो अकेला उसका हीरो बन जाए, मगर वो सच्चाई बताने का फैसला करता है कि असल में जेसन 2 को छोड़कर जिसके साथ वे पिछले 40 दिनों से रह रहे थे, उसे छोड़कर बाकी के सारे ही जेसन्स वे असल में चार्ली के असली पिता ही हैं। और यहाँ से जेसन चार्ली को मल्टीवर्स थ्योरी के बारे में समझाने लगता है कि कैसे जब वो उन्हें ढूंढते हुए उस मल्टीवर्स वाले बॉक्स में था तब उसने जितनी भी बार अलग अलग डिसीजंस लिए वहाँ से उसके उतने ही वर्जन्स बनते चले गए। यानी कि अभी जो सैकड़ों जेसन उन्हें यहाँ ढूंढते हुए फिर रहे हैं वे सब चार्ली के असली पिता ही हैं। और हर कोई डेनियला और चार्ली से बराबर बहुत सारा प्यार करता है। वे भी रियल जेसन की तरह मल्टीवर्स में भटकते फिर रहे थे ताकि अपनी फैमिली तक पहुँच सके, मगर वे इतने सारे जेसन्स के साथ रहेंगे कैसे? और इसकी क्या गारंटी है कि ये सारे ही जेसन्स उनके लिए एक दूसरे को मारने नहीं लगेंगे? यानी कि है तो वे सभी ही मेन जेसन्स के ही वर्जन, मगर वो प्राइम जेसन है जिसके लिए फैसलों से वे दूसरे वर्जन बने। अब ये सुनकर चार्ली सब कुछ समझ चुका था और वो रियल जेसन को थैंक्स भी बोलता है जो उसने अपनी फैमिली के लिए ये सब किया। जहाँ चार्ली और डेनियला को सुलाने के बाद रियल जेसन एक कंप्यूटर पर जाकर अपनी मेल को चेक करता है ताकि उसे कुछ पता ही चल सके कि बाहर चल क्या रहा है। और वो यहाँ पर ये देखकर हैरान रह गया था कि उसी की मेल आईडी पर अब उसके सारे ही वर्जन एक ग्रुप बनाकर चैट कर रहे थे। और यहाँ जेसन को पता चलता है कि असल में तो वो सोच रहा था कि उसके सैकड़ों वर्जन यहाँ आ गए हैं, मगर सिर्फ इसी ग्रुप में हजारों जेसन ऐड हो चुके थे। और इतना ही नहीं, उस मल्टीवर्सल बॉक्स से और भी जेसन्स लगातार इस यूनिवर्स में आ रहे हैं, यानी कि कई हजार जेसन ऑलरेडी इस यूनिवर्स में आ चुके हैं। वही वे ग्रुप चैट में बातें भी कर रहे थे कि डेनियला और चार्ली किसी दूसरे जेसन के साथ गायब हो चुके हैं, सो वे सभी एक साथ मिलकर इन्हें ही ढूंढ रहे हैं। और कई जेसन्स ने तो अलग अलग आइडियाज भी दिए कि वे डेनियला और चार्ली की जॉइंट कस्टडी ले लेंगे, यानी कि हर एक दिन एक जेसन अपनी फैमिली के साथ रहेगा। तो कोई दूसरा आइडिया दे रहा था कि वे लॉटरी सिस्टम से डिसाइड करेंगे कि डेनियला और चार्ली किस जेसन को मिले।
इसके अलावा कुछ जेसन्स तो अपनी गैंग बना रहे थे ताकि वे 50 या 100 जेसन्स के साथ मिलकर पहले बाकी जेसन्स को जान से मार दे और फिर बाद में डिसाइड करें कि डेनियला और चार्ली किसके साथ रहेगी। यानी कि बाहर सब कुछ काफी खतरनाक हो चुका था और बाहर की दुनिया में बाकी लोग भी नोटिस करने लगे थे कि यहाँ अचानक से कुछ ज्यादा ही जेसन्स हो रहे हैं। जहाँ की एक जेसन बताता भी है कि आज 2 लोग उसे देखकर बेहोश हो गए क्योंकि उन्हें कुछ ही देर पहले उसके एक और वर्जन को कहीं जाते हुए देखा था। और अब ये सब जान रियल जेसन तो फंस चुका था कि वो करे तो क्या करे और कहाँ अपनी फैमिली को छुपा कर सेफ रखे। तो तब तक के लिए जेसन यहीं रुकने का फैसला करता है और रात को जाग जाकर पहरा देने लगता है ताकि कोई उन्हें ढूंढता हुआ यहाँ ना आ जाए। तो दूसरी ओर जेसन 2 घर के बेसमेंट में अभी तक भी बेहोश पड़ा हुआ था जहाँ की डेनियला उसे धक्का देकर भाग गई थी। मगर अब उसके पास एक और जेसन आता है और ये जेसन काफी ही वॉयलेंट था क्योंकि वो जेसन 2 को बुरी तरह से मारने लगता है। वही वो पूछ भी रहा था कि उसने डेनियला के साथ क्या किया और वो भी है कहाँ। वहीं शुरू में जेसन 2 नाटक भी करता है कि वो तो उन्हीं के जैसा वर्जन है मगर उस दूसरे वॉयलेंट जेसन ने उसके हाथ के निशान से पता लगा ही लिया कि यही जेसन 2 है जिसने कि उसे बेहोश कर उसकी जगह ले ली। सो जेसन 2 से बताने लगता है कि असल में डेनियला को उसका सच पता चल ही गया और वो उसे यहाँ बेसमेंट में धक्का देकर शायद से मेन जेसन के साथ भाग गई। तो अब वॉयलेंट जेसन ये जानकर उसे बांधकर तड़पाने लगता है क्योंकि जेसन 2 की वजह से ही ये सब हुआ। वही जेसन 2 कहता भी है कि असल में उसका मकसद उन्हें दुखी करना कभी था ही नहीं, उसे तो बस डेनियला और यहाँ का उसका परिवार चाहिए था और उसे पता था कि यहाँ के जेसन को अपनी रिसर्च पूरी ना कर पाने का मलाल था, इसलिए उसने उसे अपने यूनिवर्स में भेज दिया जहाँ की वो एक फेमस वैज्ञानिक था, वरना वो चाहता तो उसे मार भी सकता था। वही जेसन 2 नोटिस भी करता है कि ये जेसन बाकी जेसन से कुछ ज्यादा ही वॉयलेंट है और वो उसे इसके बारे में पूछता भी है कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ कि तुम इतने ज्यादा वॉयलेंट हो गए। और वॉयलेंट जेसन अब उसे बताने लगता है कि कैसे जेसन 2 के यूनिवर्स में पहले वहाँ की डेनियला मारी गई, फिर उसी की आंखों के सामने वहाँ का रायन मारा गया और जब वो अमेंडा के साथ मल्टीवर्स में घूम ही रहा था ताकि अपने रियल यूनिवर्स में वापिस आ सके, तब 7वें यूनिवर्स में वे एक ऐसे यूनिवर्स में जा पहुंचे जहाँ की काफी गहरा जंगल था। तो वो और अमेंडा बाहर जाकर देखने लगे कि ये यूनिवर्स है कैसा, जिस बीच वहाँ तूफान आ गया और अमेंडा वहीं मारी गई और वो अकेला ही वापस लौट पाया। यानी कि जब हमने कहानी के शुरू में देखा था कि जेसन और अमेंडा एक जंगल वाले यूनिवर्स में आ निकले हैं, तब वो जेसन और अमेंडा बाहर नहीं गए थे और वापस से अंदर आ गए थे और तभी वहीं उसका दूसरा वर्जन क्रिएट हो गया जो कि अमेंडा के साथ बाहर निकल गया और वहीं पर अमेंडा मारी गई। यानी कि इस जेसन ने मेन जेसन के जैसे बाकी अच्छे यूनिवर्सेस देखे ही नहीं जहाँ की वो अपनी फैमिली के साथ खुश रहता था और इसलिए ही इसके बिहेवियर में इतना ज्यादा चेंज आ गया। इसने पिछले 40 दिनों में सिर्फ मौतें ही देखी थी और उसी से ये इतना वॉयलेंट हो गया। यानी कि सिर्फ कुछ ही घटनाएं एक इंसान को पूरी तरह से बदलने का मादा रखती हैं, वरना तो ये जेसन और रियल जेसन 40 दिन पहले सेम ही तो थे। मगर रियल जेसन अमेंडा के साथ कई सारे यूनिवर्सेस में घूमा, उसे जीवन का अपनी फैमिली का महत्व समझ आया। तो वहीं इस जेसन ने मल्टीवर्स में सिर्फ मौतें ही देखी और इसलिए अब ये जेसन 2 को जानबूझकर तड़पा रहा है ताकि उससे बदला ले सके कि उसने उसकी जगह क्यों ली। आज हम जैसे भी हैं, जैसा हमारा बिहेवियर है और उसे हम जैसा बर्ताव करते हैं, वो सभी कुछ हमारे पास्ट पर निर्भर करता है। और जेसन 2 भी ये समझ चुका था कि सिर्फ 40 दिनों की घटनाओं ने एक ही जेसन के कितने सारे वर्जन्स बना दिए, जिनमें हर एक जेसन के साथ घटनाएं अलग होने से उनका पूरा बिहेवियर ही एक दूसरे से बदल गया। वहीं अब तक ये दूसरा जेसन जान चुका था कि डेनियला अपनी दोस्त ब्लेयर की कार लेकर गई है, तो अब वो धोखे से उसे अपने पास बुला लेता है ताकि उसके फोन से ट्रेस कर पाए कि डेनियला और चार्ली रियल जेसन के साथ गए कहाँ हैं। तो दूसरी ओर सुबह होने पर जेसन और डेनियला इकट्ठा होकर फिर से सोचने लगते हैं कि वे आगे करे क्या और कहाँ जाएं, क्योंकि अब तो वे देश छोड़कर भी नहीं जा सकते, वरना जेसन के बाकी वर्जन्स उन्हें ट्रेस कर लेंगे। इसके अलावा इस यूनिवर्स में जेसन की संख्या बढ़ती ही जा रही है और अब तो बाहर हर कोई ये नोटिस भी करने लगा है। तो जल्दी सभी समझ भी जाएंगे कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है और पुलिस सभी जेसन को पकड़कर जांच करना शुरू कर देगी। जहाँ रियल जेसन डेनियला को आगे बताता है कि उसकी मेल आईडी पर बहुत ज्यादा जेसन्स एक दूसरे से चैट करते हैं और वे सभी मिलकर उन्हें ढूंढ रहे हैं। वही डेनियला भी बहुत परेशान थी और वो जेसन से पूछने लगती है कि जब वो मल्टीवर्स में इस यूनिवर्स को ढूंढता हुआ फिर रहा था, तब क्या उसे कोई इस यूनिवर्स से बेहतर यूनिवर्स मिला था जहाँ की उसे रुकने का मन किया हो। जिस पर कि जेसन उसे बताता है कि असल में आखिर में आते आते जब उसे मल्टीवर्स बॉक्स को अच्छे से इस्तेमाल करना आ गया, तब वो बहुत अच्छे अच्छे यूनिवर्स में रहा था जहाँ की उसकी एक दोस्त
दोस्त अमेंडा भी रुक गई, मगर उसने फैसला किया कि वो किसी और जेसन की लाइफ नहीं छीनेगा और उसे तो बस अपनी ही डेनियला और चार्ली चाहिए थे, फिर चाहे उसे इसके लिए पूरी उम्र मल्टीवर्स में ही क्यों ना भटकना पड़े। और आखिरकार अपने आखिरी इंजेक्शन में वो अपने इस यूनिवर्स में आ ही गया, जिस पर कि डेनियला जेसन को गले से लगा लेती है और कहती है कि इसलिए ही तो वो उसे इतना प्यार करती है, क्योंकि वो उस दूसरे जेसन 2 के जैसा नहीं जिसने किसी और की लाइफ छीनी, उसकी जगह ली। तो दूसरी ओर ब्लेयर को उस दूसरे वोलेंट जेसन ने धोखे से घर पर बुला लिया था, जिसकी कार लेकर डेनियला भागी हुई है। और अब ब्लेयर जैसे ही देखती है कि यहाँ तो जेसन को किसी ने बांधा हुआ है, वहीं एक और जेसन उसके सामने खड़ा है, तो वो समझ नहीं पाती कि ये सब हो क्या रहा है, यहाँ एक साथ दो जेसन कहाँ से आए। और अब वोलेंट जेसन गन पॉइंट कर उससे उसका फोन मांगने लगता है, जिससे कि वो उसकी कार को ट्रेस कर सके और डेनियला और चार्ली तक पहुंच सके। हालांकि ब्लेयर के पास एक पेपर स्प्रे था और वो इसे वोलेंट जेसन को मार अब जेसन 2 को छुड़ा ही देती है, जिसे कि अब तक उस वोलेंट जेसन ने बांधा हुआ था। तो दूसरी ओर शाम होने पर डेनियला खुद से जेसन की आईडी खोल अब सारे ही जेसन्स के ग्रुप में ऐड होती है और वहाँ पर लिख देती है कि उसे पता है वे सारे ही जेसन्स उसके असली जेसन है, उसके असली पति हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली को पाना चाहते हैं, मगर वे उसके लिए फैसला नहीं ले सकते। और अगर वे अपने परिवार से प्यार करते हैं तो उन्हें अपने परिवार की मर्जी भी जाननी चाहिए। यहाँ वो सबके साथ तो नहीं हो सकती और इसलिए ही उसने रियल जेसन को चुना है और बाकी सबको उसके फैसले का सम्मान करना चाहिए। वही वे अपने लिए किसी दूसरे यूनिवर्स को ढूंढ ले जहाँ का जेसन मारा गया हो और वहाँ की डेनियला अकेली हो। और अब जेसन्स के ग्रुप में ये सब लिख डेनियला फाइनली इतने दिनों के बाद अपने असली पति जेसन के साथ सोती है। मगर अब जब आज रात फिर से जेसन घर की पहरेदारी कर ही रहा था कि उसे बाहर कोई भागता हुआ नजर आता है और वो बाहर जाकर देखता है कि वहाँ उसी का एक और वर्जन है जिसे कि किसी ने गोली मारी हुई थी, यानी कि यहाँ एक और उसके जैसा वर्जन घुस आया है। तो रियल जेसन जल्दी से उससे पूछता भी है कि उन्होंने उन्हें ढूंढा कैसे और वे हैं कितने, मगर उसका घायल वर्जन उसे कुछ भी बता पाता उसके पहले ही उसने दम तोड़ दिया था। तो जल्दी से रियल जेसन भागकर अंदर जाता है और डेनियला को चार्ली के साथ सामान लेकर रेडी रहने को कहता है, क्योंकि बाहर से गोलियों की आवाजें आ रही थी, मानो कि बहुत सारे जेसन्स आपस में ही लड़ रहे हों। लेकिन अब डेनियला के नीचे जाते ही वहाँ एक और जेसन का वर्जन अंदर घुसता है जिसके की पास एक गन थी और वो रियल जेसन से कहता है कि वो जल्दी से अपने कपड़े उतारे और उसे दे दे, जिसके बाद वो उसकी जगह लेकर डेनियला के साथ यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि अब डेनियला ने उसे ही चुना है। सो रियल जेसन उससे लड़ने लगता है। हालांकि उसका दूसरा वर्जन रियल जेसन पर भारी पड़ रहा था और उसे गोली भी मारने ही वाला था कि पहले यह पीछे से कोई और आकर उसे ही मार डालता है और रियल जेसन देखता है कि उसके सामने एक और जेसन खड़ा था, मगर वो काफी ही घायल था। तो वहीं अब तक डेनियला और चार्ली भी वहां आ चुके थे, मगर ये घायल जेसन खुद से अपनी गन फेंक देता है और सबसे माफी मांगते हुए रिवील करता है कि असल में तो वो जेसन 2 है, वही जेसन 2 जिसकी वजह से ये सब हुआ। उसी ने वो मल्टीवर्स वाला बॉक्स बनाया था जिससे कि वो चाहता था कि वो ऐसे यूनिवर्स में जाए जहाँ की उसके वर्जन ने डेनियला से शादी की हो, जो कि वो अपने यूनिवर्स में कर नहीं पाया था। वहीं उसी ने रियल जेसन को पकड़ अपने यूनिवर्स में भेज दिया, क्योंकि उसे लगा था कि यहाँ का जेसन उसके यूनिवर्स में खुश रहेगा, जहाँ की वो एक फेमस वैज्ञानिक है और उसने अपनी रिसर्च पूरी कर ली थी। मगर उसे पता नहीं था कि यहाँ इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। अब ये सुनते ही चार्ली भागकर जेसन 2 को पंच मारता है कि वो 40 दिनों तक झूठ बोलकर उनके साथ रहा, उसने उनके असली पिता की जगह ली। मगर अब जेसन 2 तो खुद ही अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था और उसने भी डेनियला का फैसला स्वीकार कर ही लिया कि उसे रियल जेसन के साथ ही रहना है। तो वो अब रियल जेसन डेनियला और चार्ली को पीछे से निकाल अपनी गाड़ी देते हुए कहता है कि असल में ये यूनिवर्स अब उनके रहने लायक बचा ही नहीं, क्योंकि यहाँ इतने सारे जेसन्स इकट्ठा हो चुके हैं और आगे भी आते ही रहेंगे। तो अच्छा होगा कि वे उसकी कार लेकर मल्टीवर्सल बॉक्स तक चले जाएं और वहां से मल्टीवर्स में अपने लिए एक अच्छा सा यूनिवर्स ढूंढ ले, जिसके लिए और इंजेक्शंस उसने ऑलरेडी कार में रखे हुए हैं। और रियल जेसन और डेनियला भी अब समझ चुके थे कि उनके पास ऐसा करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि जल्द ही गवर्नमेंट को पता लग ही जाएगा कि यहाँ एक से ज्यादा जेसन इकट्ठा हो गए हैं। तो अब आखिरी बार जेसन 2 ने गुड बाय बोल वहाँ से निकाल ही देता है, जहाँ की कार में पहले से इंजेक्शंस जेसन 2 ने छोड़ रखे थे वही वो खुद पीछे रह गया, क्योंकि अब वो अंदर से टूट चुका था। असल में वो कोई बुरा आदमी नहीं था, उसे तो बस अपनी गलती को सुधारना था जो कि उसने अपने यूनिवर्स में की थी, और इसके लिए उसने अपने यहाँ के वर्जन को मारा भी नहीं बल्कि उसे अपने यूनिवर्स में भेज दिया ताकि वो वहाँ खुश रहे। तो वहीं रियल जेसन
डेनियला और चार्ली तीनों ही नम आंखों से अपने यूनिवर्स को आखिरी बार देख रहे थे, क्योंकि आज के बाद शायद ही वे इस यूनिवर्स में वापस लौट पाएंगे। और तीनों ड्राइव कर उसी पुराने बिल्डिंग में जा पहुंचते हैं जहाँ की वो मल्टीवर्सल बॉक्स था, जहाँ से कि ये पूरी कहानी शुरू हुई। लेकिन अब जब तीनों नीचे उतर ही रहे थे तो सामने जो भी देखते हैं उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। दरअसल बॉक्स के सामने हजारों जेसन सो रहे थे, मानो वे उन्हीं का इंतजार कर रहे हो। सूरियल जेसन डेनियल को वापिस से ऊपर जाने को कहता है, मगर अब नीचे से एक जेसन आवाज लगाता है कि जैसा वे समझ रहे हैं ऐसा है नहीं। असल में जब ग्रुप चैट में डेनियला ने लिखा था कि उसने रियल जेसन को सिलेक्ट किया है, तभी उन्होंने उसके फैसले को मान लिया। और वे सब तो आखिरी बार डेनियला और चार्ली को गुड बाय बोलने आए हैं, क्योंकि वे सभी डेनियला के असली पति और चार्ली के पिता हैं। जहाँ से तीनों घबराते हुए नीचे उतरते हैं तो वहीं डेनियला और चार्ली तो रो भी रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ जितने भी हजारों जेसन इकट्ठा हुए हैं असल में तो वे सभी भी असली ही हैं, जहाँ 40 दिन पहले उनके हिसाब से वे दोनों के साथ थे। मगर जेसन 2 की एक गलती से ये सब हो गया, उन्हें अपने परिवार से बिछड़ना पड़ा। वही डेनियला उन्हें थैंक्स भी बोलती जा रही थी, जो उन्होंने उसके फैसले को सम्मान किया, जिस पर से भीड़ से कई सारे जेसन्स कहते भी हैं कि असल में वे हमेशा डेनियला और चार्ली की खुशी अंदर से चाहते रहेंगे, बेशक से इसके लिए उन्हें उनसे दूर ही क्यों ना होना पड़े। यहाँ हजारों जेसन्स रोते हुए अपनी डेनियला और चार्ली को जाते हुए आखिरी बार देख रहे थे। और फाइनली बॉक्स के अंदर आ डेनियला और चार्ली अब उन सभी को आई लव यू बोल फाइनली दरवाजा बंद कर ही देते हैं, जहाँ रियल जेसन तीनों को इंजेक्शन दे पहले विशाल मल्टीवर्स को दिखाता है और फिर अपने लिए एक अच्छा सा यूनिवर्स ढूंढ जिसमें कि उनके पास सुख समृद्धि सब कुछ हो, वहाँ का दरवाजा खोल देता है और तीनों खुशी खुशी उसमें चले जाते हैं, हमेशा हमेशा के लिए उसी यूनिवर्स में बसने के लिए। वहीं ये भी दिखाया जाता है कि असल में अमेंडा जिस यूनिवर्स में रहने के लिए रह गई थी अब वो वहाँ काफी ही खुश है, मगर उसे रायन दिखाई देता है और यहाँ से रिवील होता है कि ये रियल जेसन के यूनिवर्स वाला रायन ही था, जिसे कि जेसन 2 यहाँ छोड़ गया था और वो तभी से वापस जाने की कोशिश भी कर रहा है। यानी कि रायन और अमेंडा दोनों ही एक ही यूनिवर्स में थे और आखिरकार रायन ने उसे ढूंढ ही लिया। तो वहीं जेसन, डेनियला और चार्ली ने अपने लिए एक परफेक्ट यूनिवर्स ढूंढ लिया था। और इसी हैप्पी और स्वीट सी एंडिंग के साथ डार्क मैटर इस सीरीज का पहला सीजन यहीं खत्म हो जाता है, जिसमें कि जेसन की कहानी पूरी हो गई। हालांकि राइटर्स ने दूसरे सीजन के लिए कुछ चीजें टीज की हैं, जैसे कि अमेंडा और रायन एक ही यूनिवर्स में है और रायन ने तो अमेंडा को ढूंढ भी लिया। और अगर आपको याद हो तो रियल जेसन ने जाने से पहले अमेंडा के पास 2 इंजेक्शन ऑलरेडी छोड़ रखे थे, सो उनकी स्टोरी को सीजन 2 के लिए टीज किया गया है। तो वहीं रियल जेसन की कहानी जेसन 2 का स्टोरी आर्क सभी कुछ इसी एक सीजन में काफी अच्छे से पूरे कर दिए गए। सो ये पूरी ही सीरीज आपको कैसी लगी? अब मेरी तो ये फेवरेट रही है और जैसे ही इसका अगला सीजन 2 आएगा तो कहने की जरूरत नहीं, मैं सबसे पहले चैनल पर इसके अगले सीजन को एक्सप्लेन करूंगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और भी ऐसी ही साईफाई सीरीज के लिए। थैंक यू।